बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जुमे का मुबारक दिन है तो अल्लाह ताला आज के दिन के सदके हम सब लोगों की मुश्किलात हल फरमाए। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ जाएंगे, जान लेते हैं मौसम कैसा रहेगा। जुनेद हमारे साथ मौजूद है। जुनेद, बताइएगा मौसम के हवाले से क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, बारिश के इम्कानात हैं? लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान है और आज सारा दिन बादल और सूरज की आंख मचौली का सिलसिला जारी रहेगा। नमी के तनासब की अगर बात की जाए तो हवा में नमी का तनासब सुबह के वक्त जो है वो 74% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 61% रहने का इम्कान है। और हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से हब्स की शिद्दत में जो है वो इजाफा होगा। और दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो दर्जा हरारत भी आज जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज मौसम जुज़वी तौर पर तो अबरआलूद रहेगा, लेकिन शहर में बारिश के इम्कानात जो हैं वो इंतहाई कम हैं। अगर बारिश हुई तो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश जो है वो हो सकती है। और महकमा मौसमियात ने हफ्ते के रोज़ भी जो है वो शहर का मौसम खुशगवार रहने का इम्कान। ठीक है जी, बारिश के इम्कानात कम है, मौसम लेकिन खुशगवार रहेगा। थैंक यू सो मच जुनेद। मौसम की सूरत हाल आप बता रहे थे, तो आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। लीड स्टोरी है जी, बल्दियाती इंतखाबात नवंबर में होंगे। ग्रीन सिग्नल के बाद पीटीआई मुतहरिक हो गई है। गलत मालूमात, काबिल एतराज मवाद, महंगे स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली 100 किताबों पर पाबंदी। पंजाब यूनिवर्सिटी में 800 बेड्स का अस्पताल बनेगा, 8 अरब लागत आएगी। और मॉनसून में लाहौर वीनस बन जाएगा, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में इसको डिस्कस कर लेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनुस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम। इमरान भाई, सबसे पहले कुछ ईद की तैयारी की मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि हर तरफ आजकल तो हालांकि इस पे पाबंदी लगाई गई है, बाहर जहाँ कहीं पे भी निकल रहे हैं आपको बकरे नज़र आ रहे हैं, तो आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँच रही है? देखें जी, ईद है, गहमा गहमी जो है वो लाहौर में भरपूर नज़र आ रही है। आप अब किसी भी शॉपिंग मॉल में चले जाएं और किसी भी बकरा मंडी, मवेशी मंडी में चले जाएं, आपको नहीं लगेगा कि कोरोना है। मार्केटों में चले जाएं, लोग जो हैं वो अब ईद की भरपूर तैयारियां जो हैं वो कर रहे हैं। और लेकिन मवेशी मंडियों के हवाले से मैं बात करूं तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि ना ही वहाँ पर जो भी इंतज़ामिया उसकी जानिब से SOPs पर अमल दरामद हो रहा है और ना ही शहरी जो है वो इस चीज़ का ख्याल कर रहे हैं। तो खुदारा इस चीज़ का ख्याल करें, ये ना हो कि जिस तरह ईद उल फितर के बाद कोरोना की वबा जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गई थी और केसेस ज़्यादा आना शुरू हो गए थे, खुदा ना खासा ये जो खत्म हो रही है ये ना बढ़ जाए। ऐसा ही है, ये चीज़ें लोगों तक बार बार बात करने का इस पे मकसद भी है कि पहुंच जाएं कि कम से कम हमें उन हालात से बचना है। खैर, इससे रिलेटेड हम स्टोरीज शामिल भी करेंगे। कुछ ताजिरों के भी तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं मार्केटों की बंदिश के हवाले से, तो उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारी टॉप स्टोरीज की तरफ जाते हैं जी। बल्दियाती इंतखाबात नवंबर में होंगे। ग्रीन सिग्नल के बाद पीटीआई मुतहरिक हो गई है। पीटीआई मुतहरिक हो गई, क्या कहेंगे आप? देखें जी, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात करें तो ये तो बहुत ज़रूरी है। इसकी बाज़गश्त भी हम बहुत देर से सुन रहे थे। कोई भी हुकूमत जब इक़्तिदार में आती है तो उसके लिए लाजिम है कि वो इक़्तिदार संभालने के 6 माह के अंदर अंदर बल्दियाती इंतखाबात जो है वो कराने की पाबंद होती है। लेकिन PTI की जानिब से मुख्तलिफ एक्ट जो हैं वो लाए गए या अदालती मसाइल की वजह से इन्होंने लेट किया। बेसिकली ये अगर मैं बात करूँ तो PTI जो है वो बल्दियाती इंतखाबात कराने में अपनी संजीदगी का इजहार कर ही नहीं रही, क्योंकि PTI ने एक बार पहले भी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लिया था और उस वक़्त इन्हें मुंह की खानी पड़ी थी और इन्हें अभी भी इसी सूरत हाल का सामना जो है वो होगा, लाजमी होगा। क्यों? उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि जब बल्दियाती इंतखाबात कराए जाते हैं तो हमेशा वोट जो है वो उसी बुनियाद पर, कारकर्दगी की बुनियाद पर लिया जाता है। और अगर हम बात करें मौजूदा हुकूमत की मौजूदा हुकूमत की बात करें तो इसने हेल्थ, एजुकेशन समेत जितने भी आप सेक्टर देख लें, किसी में भी
कोई तरक्की जो है वो नहीं की, लोग जो हैं वो नाला दिखाई दे रहे हैं, तो आप किस मुंह के साथ लोगों से वोट मांगने जो है वो जाएंगे? बल्दियाती इंतखाबात में जब आपको पता चल जाएगा कि आपको किस हद तक अहमियत जो है वो मिल रही है, तो फिर आपके जो जनरल इलेक्शंस हैं वो भी इसी पर डिपेंड करेंगे। क्योंकि गली मोहल्ले के जो भी मसाइल हैं, लोग तो ऑब्वियसली उसी को वोट देंगे जिसने उनके मसाइल जो हैं वो हल किए हैं। लेकिन पीटीआई जब से आई है, अगर इसकी बात करें तो इसने ना महंगाई कंट्रोल की है, ना लोगों को रिलीफ जो है वो किसी भी मामले में दिया है, ना बेरोजगारी जो है वो उसको ख़त्म किया है, और ना ही लोगों के जो पहले मसाइल थे उनको कम किया, बल्कि जिंदगी ज्यादा जीरन हो गई। जब आप बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए लोगों के पास जाएंगे तो आप जाके लोगों को कहेंगे क्या? मुझे तो ये नहीं, अभी भी पीटीआई की देखें ना, जो सेंट्रल पंजाब से पीटीआई का जो सेंट्रल पंजाब है, वहाँ से जो हिदायत सामने आई हैं, जो कि क़ज़ाफ़ी भट्ट साहब ने भी डिटेल कल दी थी, उसमें ये चीज़ें जो हैं वो सामने लाई गई हैं कि जी आप हर गली मोहल्ले में अपने दफातर खोलें और कारकुनों को फॉल करें। इसकी बजाय अगर आप ये कहते हैं कि लोगों के मसाइल जो हैं उनका इदराक करें, उन्हें हल करने की कोशिश जो है वो करें और लोगों में जाकर बैठें, घुले मिलें, ये ज़्यादा बेहतर था बजाय ये कि अभी वो दफातर खोलने से पीटीआई वाकई ये इलेक्शन ऐसे ही लड़ेगी कि दफातर खोल लिया यार, गली मोहल्ले में टीमें बना ली, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन असल तो चीज है कारकर्दगी। तहरीक-ए-इंसाफ की क्या रही है, नजर भी आ रही है ना। आपने उस बेस पे लोगों के पास जाना है तो उस पे तो फिर देखें जी, जब सारे फैसले वफाक से होंगे, सारे फैसले वफाक से होंगे, फिर सूबाई कारकर्दगी क्या होगी? हम ये चीज बार बार मेंशन करते हैं कि स्कूल खोलने का फैसला आपसे खुद नहीं हो पा रहा। स्कूलों से रिलेटेड आपके जितने फैसले हैं, आप वफाक से मुशावरत, वफाक के फैसले का इंतजार करके फिर उस पर कोई जो है वो डिसीजन देते हैं। तो फिर जब आप अलहदा सूबा होने के बावजूद हर चीज में आप लोग अंडर प्रेशर में तो कहूंगी हैं, और फिर वफाक के साथ आपकी मुशावरत होना जरूरी है। माजरत है ना, मैं आपकी बात यहाँ पर जरूर काटूंगा। आप पंजाब को जो है वो बड़े जिम्मा, मैं अगर पंजाब के वाले से बात करूँ तो पंजाब बहुत मासूम है। पंजाब के वजीर आला जो है वो बहुत मासूम है, वो बहुत मासूम है, वो बेचारे तो कुछ भी नहीं कर सकते ना। वो कोई इनिशिएटिव जो है वो, इनिशिएटिव तो दूर की बात है, कोई एक डिसीजन जो है वो बेचारे खुद नहीं ले सकते, किसी ऑफिसर को जो है वो नहीं हटा सकते। तो पंजाब को मैं सॉरी यहाँ पर एक सियासी बात जो है वो एक ज़रूर करना चाहूँगा। अगर आपको साबिक वज़ीर आला को कांटेदार टक्कर देनी थी ना, तो उससे बेहतर वज़ीर आला लाते तो फिर यकीनन पंजाब जो है वो बेहतर होता। लेकिन जैसे मैंने पहले बात की कि पंजाब के तमाम फैसले जो हैं वो वफाक से हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो खुद करते हैं, प्राइम मिनिस्टर की जो काबीना है, वफाकी काबीना है, वो सारे फैसले करती है। तो फिर पंजाब का तो यही हाल होगा जो होगा, जो हो रहा है, और लोग जो हैं वो इसी तरह पिसेंगे जैसे पिस रहे हैं। जब आपको हर चीज के लिए इंतजार करना पड़ता है कि वहां से फैसला आ जाए, फिर आप, और उतनी देर में बहुत सारी चीजें आपकी ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुकी होती हैं। खैर, नवंबर के वस्त में कहा जा रहा है कि पहला मरहला शुरू होगा। अल्लाह करे जी। मैं वही कहने वाली थी, ये नजर आ रहा होता। देखिए जी, लास्ट ईयर भी इन्होंने यही कहा था कि जी हम कर रहे हैं। जुलाई में इन्होंने तैयारियां जो है वो शुरू कर दी थी, हल्का बंदियां कर दी, इलेक्शन कमीशन से लिस्टें जो हैं वो बनवा ली गई, वोटर लिस्टों का इंदराज जो है वो होना शुरू हो गया, तमाम तर जो मराहिल हैं वो तकरीबन मुकम्मल कर लिए गए थे। फिर ना जाने इनको क्या सूझी के इलेक्शन जो है वो करवा नहीं पाए, और फिर 6 माह के लिए मुलतवी कर दिए गए, फिर 6 माह के लिए मुलतवी कर दिए गए। अब दोबारा से जो है वो नवंबर में बाज़गश जो है वो आ रही है। लेकिन एक बात यहाँ पर ज़रूर है कि अभी ये तजवीज़ दी जाएगी, इलेक्शन कमीशन को हुकूमत की जानिब से तजवीज़ दी जाएगी कि नवंबर में किया जाए। हालांकि जो इनका 2019 का एक्ट है, बल्दियाती एक्ट है, उसके तहत 2021 तक मौजूदा हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो कराने हैं। लेकिन अब पता नहीं ये क्या करते हैं, ये इनकी समझ कुछ नहीं आती कि ये कर क्या रहे हैं, ना तो विजन नजर आता है। पहले से कुछ चेंज लाना चाह रहे हैं। नेबरहुड पंचायत काउंसिल के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन सितंबर के आखिर तक हल्का बंदियां मुकम्मल कर लेगा। अब हमने पहले भी बल्दियाती निज़ाम देखा, ऑब्वियसली हमने यूनियन काउंसिल की सतह पर सब चीजें कवर भी की, लोगों के मसाइल किस तरह से हल होते थे। अब ये जो चेंज लेकर आया जा रहा है, इससे क्या कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? अना देखें, निज़ाम की तब्दीली और निज़ाम में बेहतरी, ये दो चीजें हैं। सही, ये दो चीजें हैं। अगर आप निज़ाम में, तब्दीली का मजा तो हम सबने चख लिया ना। अगर आप निज़ाम में बेहतरी नहीं कर सकते तो फिर आपको निज़ाम तब्दील करने की भी जरूरत नहीं। ठीक है ना, कि अगर आपका विजन ही नहीं है, आपके पास इतनी सोच ही नहीं है, ना ही इतनी अप्रोच है कि आप लोगों के मसाइल जो हैं वो हल कर सकें, फिर आप कोई भी सिस्टम ले आएँ, चाहे नेबरहुड ले आएँ, चाहे पंचायती सिस्टम ले आएँ, चाहे कोई भी ले आएँ, तो आप जो हैं वो
लोगों के मसाइल जो हैं वो हल नहीं कर पाएंगे या सिस्टम जो है उसको बेहतर नहीं कर पाएंगे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो रिसेंटली विज़िट हुआ, ज़राए का ये कहना है कि जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने आयात के अंबार जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के आगे लगा दिए कि जी हमारे काम नहीं हो रहे, हमारी सुनी नहीं जा रही, दिस एंड दैट, ऐसी कई चीज़ें जो हैं वो उन्होंने शिकायत जो हैं वो लगाई हैं। और ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को इस हवाले से थोड़ी ताकीद भी की है कि अपने काम को थोड़ा बेहतर करें। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस ताकीद का फ़ायदा क्या है कि जब आपने उन्हें काम करने ही नहीं देना, फिर आप किस किस्म का काम कर रहे हैं। ये तो वो वाली बात होगी ना कि आप नोटिस पे नोटिस लेते जाएं, होगा कुछ नहीं, होगा वही जो तो होता हमारे चला। बेचारे वज़ीर आला इतने मासूम है कि आप उन्हें किसी भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, आपको उनकी मासूमियत का पता चल जाएगा। जब सहाफ़ी उनसे सवाल करेंगे और वो एक्सप्लेन करेंगे, उनका जवाब देंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वो वाकई मासूम आदमी है। वो वाकई उनमें उनका कसूर नहीं है कि उनको वज़ीर आला जो है वो लगा दिया गया। हद से ज्यादा होना भी नुकसान पहुंचाती है। ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब पे है ना, जो कहते हैं कि जी मैं वसीम अकरम प्लस लेकर आया हूँ और ये लेकर आया हूँ, वो लेकर आया हूँ, लेकिन इनकी कारकर्दगी साबिक वज़ीर, मैं यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की तारीफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि पंजाब ऐसा सूबा है, पंजाब ऐसा सूबा है कि अगर आपने इसको फतह करना था, आप कहते थे ना कि ये मुस्लिम लीग नून का लाहौर को अपना किला कहती है, हम किला गिरा देंगे, भाई आपने किले को गिराना था, किले को फतह करना था, तो आपको साबिक वजीर आला से बेहतर वजीर आला जो है वो लाना चाहिए था कारकर्दगी की बुनियाद पे। लेकिन पता नहीं आपकी क्या सोच है, आपकी क्या अप्रोच है कि आप खैर बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो टाइम दिया गया उसका अब सबको इंतजार है और उससे देखेंगे कि बेहतरी क्या आएगी। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है जी, गलत मालूमात, काबिले एतराज मवाद, महंगे स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली 100 किताबों पर पाबंदी लगाई गई है। 10,000 की जांच पड़ताल, महंगे स्कूलों का ये हाल है, क्या किया जा सकता है, क्या कहेंगे इमरान भाई? देखें जी, ये बड़े अरसे से ये एक मसला जो है वो चलता आ रहा था कि जो ऑक्सफोर्ड की बुक हैं या कैम्ब्रिज की बुक्स हैं जो कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, वहाँ पर अगर देखा जाए तो नो डाउट अच्छा बेसिक चीजें, मैंने कल इजलास देखा था लाइव जब हम चला रहे थे, तो बेसिक चीजें जिसमें कायदे आजम की डेट ऑफ बर्थ, इन चीजों में अगर तजाद आ रहा है, ये तो बिल्कुल हाईलाइट होने वाली चीज है। पाकिस्तान के जोग्राफियाई हालात जो हैं वो थोड़े मुख्तलिफ बताए गए थे। उसके बाद अब रही सही कसर जो है वो ये पूरी कर दी गई कि एक तो पाकिस्तान का नक्शा जो है, मौजूदा नक्शा, उसको तब्दील कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को इंडिया सूबों के हवाले से तजाद बिल्कुल दिखा दिया गया, और इसके साथ और कई ऐसे जानवर जो कि जिनका हम नाम लेना जो है वो मुनासिब नहीं समझते, उनकी तस्वीरें जो हैं वो लगाकर वो भी बच्चों को जो है वो सिखाई जा रही है काउंटिंग के ज़ुमरे में या दीगर ज़ुमरे में। तो इस हवाले से ये बड़ा पहले करने की ज़रूरत थी, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट की जानिब से 30 कमेटियाँ जो हैं वो बनाई गई हैं जो कि जांच पड़ताल कर रही हैं, और ये कोई कम किताबें नहीं है आना, 10,000 के करीब ऐसी। मतलब आप किस बड़े लेवल पे आप अपने बच्चों को जो है, मैं तो ये कहूंगी ब्रेन वॉश कर रहे हैं आप उनका। देखिए इसमें आप सिर्फ ये ना सोचें कि जी प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहे थे, भाई प्राइवेट स्कूल कैसे पढ़ाना शुरू हो गए, पहले ये तो बात बताएं ना कि आपने क्या प्राइवेट स्कूलों का निसाब जो है पहले आपके पास नहीं होता था, जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो सो रहे हैं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियां किस हद तक सरअंजाम दे रही है। वो किसी भी सरकारी स्कूल में एवं ही आप घुस जाए, चलते फिरते एवं किसी सरकारी स्कूल का विजिट कर लें, लग पता जाएगा कि उस स्कूल में पढ़ाई कैसी हो रही है, उसमें निसाब कैसा है, उसमें फर्नीचर कैसा है, उसमें सहूलियात कैसी हैं। जब आप उन चीज़ों को देख लेंगे तो फिर आप कहेंगे कि ठीक है यार, ये गवर्नमेंट जैसे चल रही है ना, इसको चलता रहने दें। तो बात ये है कि ठीक है 100 कुतब जो है वो फौरी तौर पर बंद कर दी गई हैं, और अभी 10,000 जो किताबें हैं उनकी मजीद जाँच पड़ताल जो है वो हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये वाकई, लेकिन अब आप देखिएगा कि प्राइवेट स्कूल जो हैं, जो बड़े बड़े स्कूल हैं जिनकी फ़ीसें आप कम नहीं करवा पाए, और इस कोरोना वबा में आप उनके आगे इल्तिजाएं करते हुए नज़र आए हैं कि खुदारा थोड़ा सा जो फ़ीसें हैं वो कम कर लें, सूरत हाल को थोड़ा समझें, गमगीर सूरत हाल है, इसको थोड़ा सा आप समझते हुए जो फ़ीसें हैं उनमें कमी लाएं। जब आप यकीन जाने कि जब ये जो हमारी हुकूमत है, जब ये अपोजिशन में थी ना, तब ये बहुत आवाज़ उठाती थी कि जी फलानी जमात जो है वो यरगमाल बन चुकी है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हाथों में। जब आप आए हैं तो आप क्या कर रहे हैं? इवन खुद माफिया कहा जाता था, ये खुद माफिया बन चुके हैं। आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, आप ये कुतब बंद कर रहे हैं, ठीक है, करें, बहुत अच्छी बात है, निसाब को बेहतर करें,
इस्लाम के खिलाफ कोई भी बात जो है वो कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी Obviously, मुसलमान, वो तो बिल्कुल कोई भी काबिल मुसलमान कबूल नहीं है बर्दाश्त ना, नहीं नहीं कर कर सकता। सकता। इनफैक्ट हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क का नक्शा जो है वो चेंज किया बिल्कुल जाए ऐसे ही है। या जम्मू कश्मीर को भारतीय नक्शे में जो है वो शामिल कर दिया जाए। हम इस पे भी मर मिटने के लिए तैयार हैं और हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ठीक है, एक तरफ तो आप ये कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदारा प्राइवेट स्कूल अब कहेंगे पता क्या, कि भाई ठीक है आप कुतब बंद कर रहे हैं, आप हमें ये बताएं कि आप सरकारी स्कूलों में क्या सहूलियात दे रहे हैं, किस किस्म की तालीम दे रहे हैं। तो वही मैं ये कहना चाहता हूं कि खुदारा प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ाई का मयार जो है वो इतना अच्छा कर दें, इतना अच्छा कर दें जैसे पहले कभी हुआ करता था। पहले कब हुआ करता था, नो डाउट हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो सरकारी स्कूलों में ही पढ़े हैं, और आप यकीन जाने कि तब जो पढ़ाई होती थी और जो अब पढ़ाई होती है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब पढ़ाई को तो आप छोड़ दें, अब तो सहूलियात ही इस तरह से हैं कि आपका दिल ही नहीं करता कि आप अपने बच्चे देखें, आप सहूलियात को छोड़ें, आप कम से कम पहले पढ़ाई को बेहतर कर दें, उसके बाद सहूलियात को ले आए। जो असल चीज है वो यही है ना कि आप अच्छी तालीम जो है उसको आम करें। अच्छी तालीम, जो बात आपने की कि यकसा तालीमी निजाम के हवाले से इन्होंने बड़ा ववेला मचाया था, बड़ी आवाजें लगाई थी और मुजाहरे जो है वो भी करते रहे हैं, वो तो खैर कभी नजर नहीं आएगा और ना होना है, उसको तो आप छोड़ ही देना। लेकिन जो आपका निसाब है कम से कम उसको तो पूरी तरह अच्छी तरह पढ़ा। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसको मैं ये कहूंगी देर आया दुरुस्त आया, इस पे नोटिस फौरी तौर पे लिया जाना चाहिए। और फिर एक जो यकसा निजाम तालीम की हम बात कर रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ जाएंगे। अगली खबर हमारे पास है, पंजाब यूनिवर्सिटी में 800 बेड्स का अस्पताल बनेगा, 8 अरब इस पे लागत आएगी। कल हमने एक देखा मनसूबा जनरल हॉस्पिटल का खत्म किया गया था, उस पर कट लगाया गया था, कल तक सेहत तरजीह नहीं थी, आज एक नया मनसूबा सामने आ गया, तरजीह हो गई। ये जो क्रेडिट लेने का चक्कर है इसमें ये चीज़ें सामने आ जाती हैं, अमल दरामद कब होगा, ये चीज़ें जो हैं काबिल जिक्र हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, मासूम हुकूमत की जानिब से बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो लाहौरियों को सुनाई गई है कि 800 बेड का अस्पताल जो है वो बनेगा, और बड़ी अच्छी बात है। इस चीज़ की अशद ज़रूरत थी। अगर मैं थोड़ा इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात करूं तो इसमें सबसे ख़ास बात जो मुझे नज़र आई है कि 200 बेड्स का कार्डियोलॉजी के जो मरीज़ हैं उनके लिए मुख्तस जो हैं वो किए जाएंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है, चूँकि PIC में हम जाते हैं, हम देखते हैं और वहाँ पे जितनी भी कार्डियोलॉजी में अभी तक बेहतरी आई है वो फ्रेंड्स ऑफ PIC जो है उन्होंने बहुत बड़ा किरदार रहा है उसमें सहूलियात मुहैया करने के हवाले से, इलाज मुआलजे की और बेड्स के हवाले से। तो इस चीज़ की अब अशद ज़रूरत थी कि आप लाहौर में मज़ीद ऐसा कोई हॉस्पिटल जो है वो बनता, जबकि बाकी अजला में भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि वहाँ पर भी बनना चाहिए। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट की जानिब से ये डिसीजन जो है वो लिया गया जिस पर 8 अरब रुपये खर्च आएगा। तो मेरे ख्याल से अगर ये डिसीजन लिया गया तो इसको फिल फोर शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपके पास जगह तो ऑलरेडी अवेलेबल है। पंजाब यूनिवर्सिटी के पास बहुत ज़्यादा जगह जो है वो अभी भी पड़ी है जिस पर आप ये बना सकते हैं। और बहुत अच्छी बात इसमें यह भी है कि इसके साथ एक मेडिकल कॉलेज जो है वो भी अलग से बनाया जाएगा कि ठीक है आप जो है वो साथ साथ स्टडी भी करें और साथ अपनी प्रैक्टिस जो है वो भी जारी रखें। और ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप 8 अरब रुपए इस पर लगाएंगे, तो इसके साथ साथ जो बाकी हॉस्पिटल हैं उसमें आप बाकी सहूलतें जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करते जाएं तो वो भी ज़रा अच्छा होगा। अब मेरा सवाल ये है, अस्पतालों में तो सहूलियात बेहतर ऑब्वियसली होनी चाहिए। इस तरह की जब खबरें आती हैं एक होप सामने आ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह से सेहत का निज़ाम कोलैप्स हुआ बुरी तरह से, ये कोरोना वायरस के सारे सिनेरियो में बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं, तो ये चीज़ें आपको एक ठंडी हवा का झोंका नज़र आती है। लेकिन ये साल हर साल ये चीज़ें सिर्फ फाइलों में होना, मीटिंग्स होना, इतने पैसे मख्तस कर दिए गए हैं, PC1 हो रहा है, इन सब चीज़ों पे रहेंगे तो इसका फ़ायदा मुझे बता दें किस तरह से आवाम तक पहुंचेगा। देखिए जी, मैं इस चीज़ की तरफ नहीं आना चाह रहा था, लेकिन आप घुमा फिरा के मुझे ले आई हैं तो फिर जरूरी है ना, मतलब आप लोग खुश हो जाते हैं कि अच्छा ये काम, ये तो मेट्रो बस वाला, सॉरी ऑरेंज ट्रेन वाला आप किस गवर्नमेंट की बात कर रही हैं? चले आ जाए आप इस पे आ जाए। आप पता किस गवर्नमेंट की बात कर रही हैं? आपने ये सुना होगा कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है वो होती है, ठीक है ना, संगे बुनियाद रखा जाता है, उसकी तख्ती जो है वो लगाई जाती है, आपने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद इनॉग्रेशन की, इफ्तिताह की काम शुरू हो जाता है, उसकी भी तख्ती जो है वो लगाई जाती है। ये गवर्नमेंट पता कैसी है? ये गवर्नमेंट ऐसी है जो कि विजिट की भी तख्ती लगा देती है। ये हमारी ऐसी गवर्नमेंट है
कि जो सिर्फ दौरा करने की तख्ती जो है वो भी लगा देती है। ना हमने कभी ऐसा सुना है और ना ही कभी ऐसा देखा है। तो इससे आप किस किस्म की उम्मीद जो है वो रखती हैं? और जो मैं बात कर रहा था सरकारी हॉस्पिटल्स की, उसमें जो इलाज मुआवजे की सहूलियात है, खैर उसको छोड़े, आपने जो फ्री अद्वियात आप देते थे, आपने तो खुदारा वो तक चीज़ जो है वो छीन ली है। अल्लाह भला करे ये कोरोना वबा में, अगर मैं सिर्फ कार्डियोलॉजी की बात करूं, बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों के घरों में अद्वियात जो है वो पहुंचाते रहे हैं। ये सिस्टम जो है वो एक अरसे तक चलता रहा है, लेकिन वो भी अद्वियात जो है वो पूरी नहीं जाती रही, आधी जाती रही हैं। ठीक है, चले मेहरबानी आपकी कि पब्लिक जो है वो आपको टैक्स देती है बिलों की मद में, अशिया खुरोनोश की खरीदारी की मद में आप उनसे टैक्स लेते हैं ना, टैक्स कटौती करते हैं, उसके बदले ही सही आप उनको फ्री अद्वियात दे रहे हैं। लेकिन अगर बाकी सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करें तो उसमें भी आपको अद्वियात, फ्री अद्वियात जो है वो पूरी देना होंगी। मैंने भी एक दो बार ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मैं रात को इत्तेफाक हुआ, समझ नहीं लगी ये, मैं आपको बताऊं इमरान भाई, रात को इत्तेफाक हुआ 65 रुपीज का एक सिरप, जो कि अब आज से गालिबन तकरीबन 2 महीने पहले एक दफा पहले मैं लेने गई, और अब जब आज लेने गई वो 95 रुपीज का सिरप था। तो हालात जब ये होंगे तो मुफ्त अद्वियात कहाँ से होंगी? फिर आपको एक ये भी चीज बता दी गई कि टेस्टों की कीमतों में भी इजाफा किया जाएगा टीचिंग अस्पतालों में। तो ये सेहत सहूलियात सिर्फ नाम की है ना, आप अस्पताल बनाने की बातें कर रहे हैं और जो चीजें थी, जो फैसिलिटीज अवाम को मैसर थी, आप वो खत्म करते चले जा रहे हैं। आपने अवाम का म्यार जिंदगी बुलंद करना था, आपने अवाम को सहूलियात देनी थी, आपने लोगों को सेहत, इलाज मुआवजे और बेहतरीन तालीम के मौके जो है वो देने थे, रोज़गार देना था। लेकिन ये तमाम चीज़ें तब तक थी जब तक इंतखाबात नहीं हुए थे, जब तक आप अपोजिशन में बैठे यानी हम कह दें जब तक आप हुकूमत में नहीं आए। जब आप हुकूमत में आए हैं आपने सिर्फ एक राग अलापना शुरू किया, क्या कि जी करप्शन नहीं करने देंगे, पैसे को ये कर देंगे, पैसा बाहर नहीं जाने देंगे, इनका पैसा बाहर से लेकर आएंगे। और भाई जिस पे लगाना है, जिसके लिए कर रहे हो, जब वो ही जिंदा नहीं रहेंगे तो किस पे लगाओगे, क्या करोगे? खैर दावों की, जहां हम दावों की बात कर रहे हैं, मुझे अगली खबर भी यहीं पे ऐड करनी है। हमने माजी की हुकूमत में बहुत ज्यादा तनकीद इस हवाले से भी सुनी थी कि मॉनसून के दावे किए जाते हैं, हम ड्रेनों की सफाई ये करेंगे वो करेंगे। अभी भी हकीकत स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है और उन्होंने वजीर आला को ये रिपोर्ट भी पेश कर दी है। मॉनसून में लाहौर वीनस बन जाएगा। शहर के तमाम नालों का सर्वे किया गया है और कई जगह पर गंदगी की निशानदही भी की गई है। ड्रेनों की सफाई अभी भी चल रही है। पहले भी दावे किए गए, मॉनसून से कबल तमाम तर तैयारी कर ली गई है। उसके बावजूद स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ये कह रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, स्पेशल ब्रांच को ये जिम्मेदारी देने की जरूरत क्या थी? मुझे तो ये समझ नहीं लग रही कि आपने क्यों उनसे रिपोर्ट जो है वो बनवाई है। चले आपने अगर बनवा भी ली है तो आप इस रिपोर्ट पे करेंगे क्या? मुझे ये बताएं। आपको मीडिया जो है वो ये चीज बताता है कि बारिश के बाद लाहौर की क्या सूरत हाल होती है, बारिश के बाद सड़कों पे जो पानी खड़ा होता है उसकी क्या सूरत हाल है। पॉइंट हाईलाइट कर देते हैं जहां पर आपकी टीम नहीं पहुंच पाती, वो चीजें भी दिखा देते हैं। कितना पानी खड़ा, कहां कितना पानी खड़ा है और कितनी देर में वो पानी जो है वो वहां से निकलेगा, ये चीज तो हम दिखाते हैं। खैर, बारिशी पानी के अलावा लाहौर में कहां कहां गंदगी है ये आपको मीडिया भी दिखाता है, ये आपको सोशल मीडिया भी दिखाता है, ये आम पब्लिक भी अब तो वीडियो बना के शेयर करती है। तो फिर आपको स्पेशल ब्रांच को ये जिम्मेदारी देने की क्या जरूरत थी या उससे रिपोर्ट लेने की क्या जरूरत थी? ठीक है, उसने रिपोर्ट दे दी। अब मैं देखता हूं इस रिपोर्ट पे आप क्या करते हैं, क्या करेंगे आप? आपके जो ज़ेरे ज़मीन सेवरेज लाइनें हैं वो ही इस काबिल नहीं है कि वो पानी को जो है वो रवा रख सके। पुरानी बोसीदा सेवरेज लाइनें हैं, ठीक है, जो बारिशी पानी आपके पास इकट्ठा होता है, जो बराने रहमत है, उसको आप खुद जहमत बना देते हैं। क्यों नहीं बनाते? चूंकि आपकी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो सड़कों से ऊंची हो चुकी हैं। एक वक्त था सड़कें ऊपर होती थी, ग्रीन बेल्ट्स नीचे होती थी। जो भी बारिशी पानी होता था वो सड़कों से ग्रीन बेल्ट्स में जाता था या डूंगी ग्राउंड्स बनती थी, जैसे समनाबाद में है। आपने ग्राउंड्स बनानी खत्म कर दी, ग्रीन बेल्ट्स खत्म करना शुरू कर दी और रोड जो है वो आपने नीचे कर दिए, ग्रीन बेल्ट्स ऊपर कर दी। ये तो मुझे मंतक इनकी समझ नहीं आई। अब जो है वो जेरे जमीन एक वाटर टैंक जो है वो बनाया गया है लॉरेंस रोड पे। बड़ी अच्छी बात है कि बारिशी पानी हमने भी देखा वो खुद भी कि बारिशी पानी उसमें जा रहा था और उसके बाद वो पानी जो है वो वहीं से पार्क्स में जाएगा ताकि जो आपका ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह है वो थोड़ी ऊंची हो सके। बड़ी अच्छी बात है। और अब डिसीजन वासा की जानिब से, महकमा हाउसिंग की जानिब से ये भी डिसीजन लिया गया है कि मज़ीद जो है वो हुकूमत को ये आइडियाज़ दिए जाएंगे कि मज़ीद ऐसे
जो टैंक है वो बनाए जाएं। लेकिन इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, आपने ज़ेरे ज़मीन लाइनें जो है वो चेंज नहीं की। शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह हम हर रोज देख रहे हैं किया रोज ही होता है, वो वही मैं कह रही हूँ, वो बहुत जरूरी है शायद ना, वो बहुत जरूरी है। अभी हमने देखा जब प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए तो इसी सिलसिले में आए थे और बार बार इस चीज पे फोकस किया जा रहा है। शहर में हर जगह जो पानी जमा हो रहा है, वो शजरकारी मुहिम जो है वो कहाँ पर चली जाएगी जब आप कि शहर में हर तरफ ही जो है कोई निकासी आपका मौसर इंतजाम ही नहीं होगा, शहरी परेशान नजर आएंगे। खैर ये स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट पेश की है और पहले भी हम देखते हैं यही होता आता है दावों के बावजूद, और अभी भी यही होगा, शहर में हर जगह पानी जमा होगा और शहरी परेशान नजर आएंगे। ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और ताजिरों की बात करेंगे जो कि सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं, बल्कि आ चुके हैं। चूंकि अमर सदू प्रेस क्लब रैली निकाली गई है, मार्केटों के हवाले से भी ताजिर कह रहे हैं कि जी लॉकडाउन खत्म किया जाए, ताजिरों को मजबूर ना किया जाए। एक चीज पर्सनली जो मैंने एक्सपीरियंस की है, ऑब्वियसली बाजार आना जाना होता है। इमरान भाई, वो जो टाइमिंग रखी गई है ना आपकी 7 बजे की, तकरीबन कोई 4 बजे से ऐसा रश बाजार में होना शुरू होता है कि आपके जो एसओपीज हैं उनकी धज्जियां उड़ जाती हैं। इवन मैंने मॉल्स में भी जाके देखा जहां पर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग हर शॉप के बाहर, हर ब्रांड के बाहर आपको जो है वो सैनिटाइजर वगैरह और हर चीज लाइंस रखी हुई है, लेकिन वहां पे भी रश इस कदर ज्यादा है क्योंकि आज लोगों को पता है फ्राइडे या 2 दिन मार्केटें आपकी बंद रहनी है, 2 दिन की कसर लोगों ने आज निकाल लेनी है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे इनका मुतालिबा ठीक लगता है। देखें जी, जो बात आपने की है 2 दिन की, मैं अगर ओवरऑल बात करेंगे, ठीक है, इन्होंने टाइमिंग रखी हुई है कि 7 बजे आपने कारोबारी मराकज़ जो है वो बंद कर देने हैं कि हफ्ते में 5 दिन आपने कारोबार करना है। उसके बाद सैटरडे संडे जो है वो आपने टोटली लॉकडाउन जो है वो कर रखा है। अब छोटी सी बात ये है कि जो नौकरी पेशा अफराद हैं, फैमिलीज हैं, वो इवन आप 5 बजे जब घर जाएं, आप घर जाएंगे, मार्केटें जो हैं वो बंद हो जाती हैं और उसके बाद कोई खरीदारी नहीं कर सकते। फिर बचती आपके पास ऑप्शन क्या है, सैटरडे संडे की। लेकिन आपने क्या किया है कि आपने वो सैटरडे संडे जो है वो भी लॉकडाउन कर दिया है और आप जो हैं वो उस पर कोई भी खरीदारी जो है वो नहीं कर सकते। तो इस हवाले से मेरे ख्याल से इनके मुतालबात जो हैं वो जायज़ हैं कि मुतालबा ये कर रहे हैं कि जी कम अज़ कम ये हफ्ते वाले दिन जो लॉकडाउन है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि जो पूरा हफ्ता शॉपिंग नहीं कर सकते या पूरा हफ्ता ग्रॉसरी नहीं कर सकते या पूरा हफ्ता ख़रीदारी नहीं कर सकते, वो एटलीस्ट सैटरडे या संडे को ही उनके पास टाइम होगा, वही वो कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल से इनके मुतालबात जो हैं वो जायज़ है कि अब बहुत हद तक ठीक है, कोरोना वबा जो है वो कंट्रोल हो चुकी है और लोग जो हैं वो यही करते हैं कि अब उन्होंने ख़रीदारी तो करनी है, हर हवाले से करनी है, उन्होंने चीज़ें ख़रीदनी है। और सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से आप बात कर रही हैं कि कहीं कहीं पर ये समाजी फासला जो है वो आपको नज़र आएगा और कहीं कहीं इसकी धज्जियाँ जो हैं वो भी उड़ाई जा रही हैं। बड़े बड़े मॉल्स जो हैं वो मैंने खुद विज़िट किए हैं और वहाँ पर जो मैंने देखा है कि लोग कितना रश जो है वो वहाँ पर नज़र आ रहा है और मैं लिटरली वहाँ पर वाकई में ये सोचने में मजबूर हो गया कि वाकई कोरोना है, मतलब इतना रश था उन मॉल्स पे। और इसकी वजह जो है वो यही है कि लोगों के पास बहुत महदूद टाइम है और वो यही सोचते हैं कि अब जितनी शॉपिंग हम कर सकते हैं जल्द से जल्द कर लें। वैसे भी ईद का त्यौहार जो है वो आने वाला है, तो मेरे ख्याल से अब कम से कम ये रिलैक्सेशन जो है थोड़ी सी, जहाँ पर आपने टाइम की रिलैक्सेशन दी है, वहाँ पर सैटरडे संडे में से भी कोई एक दिन जो है वो आपको लॉकडाउन जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क की माशी सूरत हाल जो है वो एक तो इस वबा की वजह से काफ़ी हद तक नीचे चली गई है और कुछ अल्लाह के हुक्म से आपकी माशाल्लाह पॉलिसियाँ ही ऐसी हैं, ऐसी लेकर आए हैं जिससे कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया है। आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। जो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं, हालांकि छोटी छोटी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, होम इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बर्बाद हो गई हैं। क्यों? क्योंकि आपने टैक्सेस इतने बढ़ा दिए हैं, आपने बिजली की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया है और लोग जो हैं वो बेचारे मुश्किल हो गया उनके लिए अपना कारोबार जारी रखना। बेशतर लोग तो अपना कारोबार छोड़ के बेचारे नौकरियों की तरफ जो है वो भाग रहे हैं और आ भी रहे हैं, किसी को नहीं जी बिल्कुल। और अब ये ताजर जो है, इन्होंने जो अंदिया दिया है कि हुकूमत जो है वो मजबूर ना करे कि ताजर बरादरी जो है वो हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो जाए, तो मेरे ख्याल से हुकूमत को इस सूरत हाल का इदराक करना होगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने कोरोना वबा के पेश नज़र मखसूस टाइमिंग जो है वो रखी, ठीक है, हम कहते हैं कि ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया, फिर आपके वुजरा बाजारों में गए और लोगों को पाबंद किया। आपको ग्राउंड रियलिटीज देखते हुए प्लानिंग में थोड़ा बहुत चेंज लेके आना चाहिए। अभी अगर रश बढ़ता चला जाएगा, लोगों को ये पता होगा कि जी 2 दिन मार्केटें बंद रहनी है, आज ही सब लोग चले जाएं बाजार में, ऑब्वियसली जुमे के रोज नमाज जुमा की वजह से कुछ
मखसूस टाइम के लिए दुकानें बंद भी रहती हैं, उसके बाद फिर जो रश होता है उसकी वजह से ऑब्वियसली आपके ताजर भी यही जी बिल्कुल, ताजर भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि सैटरडे संडे में से कोई एक दिन जो है वो आप लॉकडाउन जो है वो उठा दें। मेरे ख्याल से अगर आप जिस तरह सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक आपने रखा हुआ है मार्केटों के लिए टाइम, तो मेरे ख्याल से सैटरडे को भी ये अलाउ कर दें ताकि लोग जो बेचारे पूरा हफ्ता शॉपिंग नहीं कर सकते या खरीदारी नहीं कर सकते वो सैटरडे को कर लें, संडे को आप ना करें। खैर अब ये मुतालबा किया गया, देखिए इसमें किस हद तक अमल दरामद होता है। अगली खबर की तरफ जाते हैं। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन 7.5 लाख से ज्यादा स्मार्ट कार्ड 1.5 माह में क्लियर करने का दावा किया गया है। महकमा एक्साइज ने कार्ड बनाने के लिए 20 नई और जदीद मशीनें भी खरीद ली हैं। यहाँ पर भी हमेशा बड़े बड़े दावे हम देखते हैं और जब लोगों को पेमेंट कर भी दी जाती है, लोग पे कर देते हैं, उसके बावजूद भी महीनों इंतजार करना पड़ता है। खैर लेकिन अब मशीनें खरीद ली गई हैं और जदीद मशीनें खरीदी गई हैं, कुछ बेहतरी आएगी इमरान भाई इसमें? देखें जी, ये कोई कम तादाद नहीं है, 7 लाख से ज्यादा स्मार्ट कार्ड जो हैं वो हैं। और इसके साथ साथ आप सिर्फ स्मार्ट कार्ड को ना देखें, इसके साथ साथ नंबर प्लेट्स का भी इशू है, नंबर प्लेट्स का भी इशू है। और छोटी सी एक ज़ाती मिसाल जो है मैं यहाँ देना चाहूँगा कि मुझे तकरीबन मैंने कोई 1.5 साल कबल जो है वो एक बाइक जो है वो परचेज़ की थी। आप यकीन जाने मुझे उसकी नंबर प्लेट जो, अल्लाह का शुक्र है कि स्मार्ट कार्ड तो मिल गया, लेकिन जो नंबर प्लेट्स हैं वो अभी तक घर में नहीं आ पाई। हालांकि मैं उनके ऑफिस भी गया और कहा उनसे कि काइंडली मुझे नंबर प्लेट जो है वो दे दीजिए। उन्होंने कहा जी आप ना बाज़ार से बनवा के लगा लें, तो जब होंगी तो फिर आपको भिजवा देंगे। अब 1.5 साल हो गया इस चीज़ को कि नंबर प्लेट्स का इशू जो है वो भी नहीं हल हो पाया। और अब स्मार्ट कार्ड जो है वो भी लोगों को जारी जो है वो नहीं किए जा रहे। लोगों की फाइलें जो हैं वो उनको लौटाई जा रही हैं, TCS के ज़रिए उनके घरों में आ रही हैं कि आप ये अपनी फाइलें जो हैं, ये आप पेपर है, ये आप अपने पास रखें, जब स्मार्ट कार्ड बनना शुरू होंगे तो तब ये जारी कर देंगे। लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि जदीद मशीनें जो हैं वो खरीद ली गई हैं, 20 नई मशीनें हैं जो कि 7 लाख से ज़्यादा स्मार्ट कार्ड का इजरा करेंगी। अब हम देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि कब वक्त आप देखें 1.5 माह का दिया गया है कि 7 लाख कार्ड्स का इजरा हो जाएगा। आपको लगता है कि 1.5 माह में ये कर पाएंगे? फिलहाल तो पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। अजीब सी चीज जो है वो मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, सूरत हाल नजर आ रही है कि मुझे नहीं लगता कि एक रोज में 22,000 कार्ड बनाएंगे। अल्लाह करे जी आप एक रोज में 22,000 कार्ड जो है उनका इजरा शुरू करें और सिटी 42 जो है वो आपके ऑफिस जाके सूरत हाल को दिखाए कि वाकई आप ये काम कर रहे हैं। आपने अपना एक एक्सपीरियंस बताया, एक मेरी IFB में हमारी एक इंटर्न है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया कि उनके फादर को किस कदर मसले हैं। तो हमारे पास तो अभी शिकायतें ही आ रही हैं, लेकिन इस जिद्दत के बाद क्या होता है, शायद कोई बेहतरी हो जाए। शुरू कर लें ना, शुरू कर लें, इनकी मेहरबानी शुरू कर लें। हम ये नहीं कहते कि ना करें, अच्छी बात है, कर लें, लेकिन शुरू तो करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर उसका नतीजा क्या आता है वो तो खैर टाइम ही बताएगा, लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है 7 लाख वाला और फिर 1.5 माह का टाइम दिया जा रहा है, इसमें कुछ हमें जो चीजें हैं वो ऐसी नजर आ रही हैं कि मुमकिन नजर नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आप न्यूज हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद शो में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन हमने आपसे वादा किया है कि हमने आपकी सेहत का भरपूर ख्याल रखना है और टाइम टू टाइम आपको बताते रहना है कि किस तरह से आपने एक्सरसाइज करके फिट रहना है, कौन कौन सी ग़िज़ा का आपने इंतखाब करना है। तो अब हमने सोचा चूंकि ईद की आमद है और हम देखते हैं कि हर घर में स्पेशली ईद के हवाले से पकवान तैयार किए जाते हैं, तो एतदाल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम से आप खुला गोश्त देख के खाना शुरू कर दें, ऑब्वियसली आपकी सेहत के लिए इसका नुकसान है। फिर बहुत सारे हमारे घर में पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज़ के, इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर के, ये तो हर घर में पेशेंट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है। फिर एक हमारे यहाँ जो ट्रेंड है कि आप बहुत ज़्यादा गोश्त इकट्ठा करके रख लेते हैं और 2-2, 3-3 महीने आप उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें वो हैं जिस पे हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपनी सेहत का, क्योंकि आपकी सेहत है तो सब कुछ है। तो किस तरह से आपने मीट का इस्तेमाल करना है और फिर जो कुछ मिथ्स होती हैं वाइट मीट को लेके, रेड मीट को लेके, उसका इस्तेमाल होना चाहिए, उसका इस्तेमाल आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये सब चीज़ें आज हम आपके साथ क्लियर करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है, हमारे ग़िज़ायात हमारे साथ मौजूद होंगी। सहर चावला, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ईद की आमद है, लाहौरी तो वैसे खाने पीने के बहुत शौकीन है और फिर हमारे यहाँ एक ये ट्रेंड भी है कि आपने फ्रीज करके चीजें रख लेनी है। तो मुझे बताइएगा कि एतदाल तो ऑब्वियसली जरूरी है, क्या कहना चाहेंगी सबसे पहले आप?
जी सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि अना आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया कह के कि एतदाल जरूरी है। जितनी भी हम आगे डिस्कशन करने लगे हैं साइंटिफिकली और लॉजिकली, उसका लबुलवाब यही है कि आपने जो भी करना है एतदाल में करना है। दूसरी बात मैं करूंगी कि अल्लाह ताला ने खाने पीने के लिए जो भी ग़िज़ाएं दी हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको लेबल कर दें ये खाने में अच्छी नहीं है। डेफिनेटली जब भी किसी एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, जब भी किसी चीज की ज्यादती होगी, चाहे वो सबसे न्यूट्रिशियस फूड भी है, चाहे वो आपके पास 0 कैलोरी फूड भी है जिसको आप ग्रीन वेजिटेबल्स कहते हैं, उसका भी नुकसान हो जाएगा। ऑब्वियसली आप जब बार-बार रिपीट डेफिनेटली। और फिर हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज और प्रोफेशनल्स की हेल्प इससे चाहिए होती है कि ये खाने के जो डिफरेंट बायोकेमिकल जुज्व होते हैं, ये कुछ बीमारियों के पेशेंट्स के लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं बहुत ज्यादा स्मार्ट सिलेक्शन के साथ, और कुछ के लिए अगर आप लापरवाही से इस्तेमाल करें तो नुकसान भी दे सकते हैं। तो यही सारी हम आज बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले मुझे बताइएगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल की बात करेंगे, हम लोग चीजें फ्रीज कर लेते हैं। ईद पे आम लोगों का रवैया यही होता है। चलिए, अगर आप फ्रीज नहीं करते तो बैक टू बैक कुछ 1-1.5 हफ्ता आप बार बार मीट खा रहे हैं, क्या उसका नुकसान है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो आप खाना फ्रीज कर लेते हैं, जो आप मीट फ्रीज कर लेते हैं, हर खाने की एक शेल्फ लाइफ होती है। ठीक है, ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास मीट की शेल्फ लाइफ होती है वो 3 से 6 महीने होती है। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि आपने 6 महीने तक या आपने 4-5 महीने तक अपना जो खाना है, अपना जो मीट है, वो आपने फ्रीजर में पैक करके रखना है। और वो शेल्फ लाइफ पर भी अनाज तब तक मेंटेन रहता है जब तक आपने मीट को एयर टाइट, जो आपके पास फ्रोजन बॉक्सेस होते हैं, उनमें पैक नहीं किया हुआ। अगर आपने उनमें पैक नहीं किया हुआ तो वो खाने की शेल्फ लाइफ बरकरार नहीं रह सकती। यहाँ मैं थोड़ा सा नाजरीन को एजुकेट करना चाहूंगी कि जब आप प्रॉपर्ली एयर टाइट कंटेनर्स में अपनी मीट को पैक नहीं करते, फ्रीज नहीं करते, तो जो ड्राई एयर होती है फ्रीजर की, वो उसके आइस क्रिस्टल्स को, क्योंकि वो फ्रीज हुआ होता है उसमें आइस क्रिस्टल्स बने होते हैं, ठीक है, उसको एक प्रोसेस की तरफ आगे ले चली जाती है जिसको आप कहते हैं सबलाइम करना। अब वो आइस क्रिस्टल्स पहले पानी में कन्वर्ट होना चाहिए, फिर गैस में कन्वर्ट होना चाहिए आइडियली। वो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस वजह से आपके पास क्या होता है, इम्प्रॉपर स्टोरेज की बात हो रही है, क्योंकि अभी आगे ईद आने वाली है। जो मीट है ना वो ड्राई हो जाती है, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। अब इनिशियली तो उसके बाद क्या होता है कि अगर आपने वो जल्दी जल्दी इस्तेमाल कर ली, आपने खा ली, तो सिर्फ उसका आपको टेस्ट थोड़ा सा अजीब लगेगा या वो आपको थोड़ी ड्राई वगैरह लगेगी। अगर ये प्रोसेस ज्यादा देर तक के लिए हो गया तो आपका मीट डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। एक और बात मैं यहाँ पर अगर आप इजाजत दें तो बताना चाहूंगी सबको कि जब आप मीट एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है, अक्सर ऐसा होता है ना कि घंटे डेढ़ बाद हमारा मूड होता है नहीं यार आज ये वाला नहीं बनाना, वापस फ्रिज में। प्लीज एक बार अपनी मीट को निकाल कर देख लीजिए कि अगर अभी भी फ्रोजन आपने निकाली, उसके बीच वाले हिस्से में और मेजॉरिटी हिस्से में आइस क्रिस्टल्स बने हैं, तो आप उसको वापस फ्रीज कर दें। अगर वो सारे आइस क्रिस्टल्स खत्म हो चुके हैं, इसका मतलब है वो सबलाइम हो गया। प्लीज फिर आप उसको पका दें और पकाने के बाद फ्रीज करें। अब ये बहुत जबरदस्त चीज आप बता रही हैं। अब हमारे यहाँ ट्रेंड आजकल क्या चल रहा है, 4-4 घंटे लाइट नहीं आ रही है। हाँ, और आपका जो मीट फ्रीज हुआ होगा वो ऑब्वियसली वो जब आपके फ्रीजर में भी अगर पड़ा है तो वो उसकी आइस जो है बिल्कुल मेल्ट हो चुकी होगी। उसके बाद आप 3-4 दिन बाद वो दोबारा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जब वो खुल गया दोबारा से वो फ्रीज हो गया। ये सब चीजें तो फिर ये भी मैं बताना चाह रही हूँ। अच्छा, जिस प्रोसेस का भी मैंने जिक्र किया उसको फ्रीजर बर्न कहते हैं, ठीक है। नाज़रीन चाहें तो उसको गूगल करें, इस पर थोड़ा सा खुद को एजुकेट भी करें। ये जो आप बात करें, अगर आपका मीट टाइटली स्टैक्ड है ना आपके फ्रीजर में, अगर आपका फ्रीजर भरा हुआ है तो 2 दिन तक, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात करी हूँ, आपका मीट खराब नहीं होगा, ठीक है, अगर आपका फ्रीजर भरा हुआ है। अगर आपका फ्रीजर भरा नहीं हुआ, जब लाइट जाती है फौरन फ्रीजर को खोले और जितने भी मीट प्रोडक्ट्स हैं उनको बाकी प्रोडक्ट से अलग कर ले और उनको टाइटली स्टैक करके रखते, ठीक है, ताकि मैक्सिमम वो 1-1.5 दिन तक आपके पास निकाल ले। तो अगर आपका फ्रीजर भरा हुआ है तो 2 दिन तक भी अगर लाइट नहीं आती है, आपका मीट खराब नहीं होता। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि हमारी ये भी आदत होती है ना कि हमने एक बार पका हुआ भी, अभी मैंने बात की थी कि अगर आइस क्रिस्टल सारे मेल्ट हो गए, आप निकाल लें, पका के फ्रीज कर लें। अब हम जब पका के फ्रीज कर लेंगे, हम उसको निकालेंगे, गर्म करेंगे, फिर हम उसको फ्रीजर में डालेंगे। ये प्लीज मत कीजिए आपके पास। अब होता आपके पास क्या है, अगेन जब आपके पास खाना फ्रीज होता है तो जो मीट के फाइबर है उसमें आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। अब जब वो डीफ्रॉस्ट होता है, वो आइस क्रिस्टल्स जो है वो मीट के फाइबर को रप्चर करते हैं। जब वो मीट के फाइबर को रप्चर करते हैं, एक स्ट्रक्चर रप्चर हुआ, एक सरफेस रप्चर हुई, उसमें क्रैक बन गए। अब जब स्किन जो ड्राई होती है, जब उसमें क्रैक बनते हैं, तो उसमें हवा में सबसे ज्यादा क्या चीज मौजूद है, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस, वो इजीली एब्जॉर्ब होते हैं। मीट गोश्त उसकी स्किन है, उसमें भी इजीली एब्जॉर्ब होते हैं। अब एक आध बार तो उसने ये ट्रॉमा सह लिया, जब आप बार बार मीट को बाहर निकालेंगे तो आपका जो मीट है वो इन्फेक्टेड
लिमिटेड हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सहर मुझे ये बताएं, मटन और बीफ का इस्तेमाल, ये कॉन्सेप्ट बड़ा है कि जी मटन ज्यादा अच्छा है, बीफ ज्यादा अच्छा नहीं है, ये चीज क्लियर कर दें, फिर मैं बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल कितना मुफीद है वो जानना चाहूंगी। मैं ये भी जरूर बताना चाहूंगी, सब हमेशा बीफ की बुराइयां करते रहते हैं, आज मैं बीफ के आपको थोड़े फवाइद भी बताना चाहूंगी, और यहाँ मैं दोनों की ऑर्गन मीट का भी जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि आपके पास आ रही है। अच्छा, रेड मीट, बीफ और मटन, जो आपके पास कैटल का मीट होता है उसको रेड मीट कहते हैं। उसको रेड मीट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें आयरन और जिंक ज्यादा होता है। आयरन की वजह से उसमें ब्राउनिश रेड कलर आता है और उसमें जिंक ज्यादा होता है। तो ये मैंने एक फायदा बता दिया आपको कि जितना आपके पास आयरन ज्यादा होगा, इससे एनीमिक जो पेशेंट्स होते हैं उनको गोश्त खाने का कहा जाता है, उनको ये सब कुछ खाने का कहा जाता है। मटन और बीफ में आपके पास बेसिकली डिफरेंस क्या है? बाकी काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, दोनों में आयरन है, दोनों में विटामिन B12 है जो खून बनाता है, दिमाग और नर्व्स के लिए अच्छा है, दोनों में आपके पास जिंक है जो आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, दोनों में आपके पास सेलेनियम है जो बॉडी में टॉक्सिसिटी कम करता है, दोनों में आपके पास विटामिन A है, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन C है, विटामिन E है। मटन में आपके पास पोटेशियम मौजूद होता है, पोटेशियम ब्लड प्रेशर रेगुलेशन करता है, इस वजह से बीफ में वो ब्लड प्रेशर रेगुलेशन वाली खसूसियत मौजूद नहीं है। मटन में आपके पास कैल्शियम होता है, कैल्शियम आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है, अगेन कैल्शियम हार्ट की जो बीट है उसको रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। कैल्शियम हमारा मसल और नर्व का जो आपस में ताल्लुक है, ठीक है, यानी नर्व ने सिग्नल देना तो मसल ने एक्ट करना है, उसको रेगुलेट करता है। कैल्शियम आपकी बोन्स और टीथ के लिए अच्छा है, ये मटन के फवायदे। और मटन में कोलेस्ट्रॉल कदरे कम है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास मटन में दोनों में एक सब्सटेंस होता है जिसको आप कहते हैं CLA, कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड, जो कि आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। बीफ में वो कम होता है, मटन में वो ज्यादा होता है। जो कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड होता है ना, ये आपके पास बॉडी में एब्नॉर्मल फैट को स्टोर नहीं होने देता, बल्कि फैट को यूज करने में मदद करता है और हार्ट वेसल्स को भी प्रोटेक्ट करता है। और मटन में आपके पास होता है कार्नोसिन, जो आपके पास बीफ में नहीं होता। कार्नोसिन आपके पास क्या करता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स है उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होने देता, क्लॉट्स नहीं बनने देता। तो ये मटन के थोड़े से फवाइद हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बीफ के लिवर की तारीफ करना चाहूंगी। अगर आप लोग बीफ लिवर को, मटन लिवर को और या लैम लिवर को और चिकन लिवर को कंपेयर करते हैं तो सबसे ऊपर आपके पास बीफ लिवर है, सबसे ज्यादा। नॉर्मली हम समझते हैं बीफ को प्रेफर नहीं करते हैं ना, कि बीफ का आप इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसके इतने फवाइद नहीं है। बच्चों के लिए इसका कितना फायदा है, मुझे ये बताइए। बच्चों के लिए बेहद फायदा है, बच्चों के लिए और उन लोगों के लिए जिनको कोई फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स नहीं है, यानी अगर कोई डायबिटिक नहीं है, कोई हाइपरटेंसिव नहीं है, क्योंकि बीफ में बेशक आपके पास हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, आपके पास बीटा एलानिन भी होता है, आपके पास गुड फैट्स भी होते हैं, लेकिन उसमें आपके पास सैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं। सिर्फ आपके पास जो 3 आउंस बीफ होता है, मैं भी बच्चों से रिलेट करने लगी हूं, उसमें आपके पास 16 ग्राम ऑफ फैट होता है, ठीक है, जिसमें से आपके पास 6 ग्राम सैचुरेटेड फैट होता है। और डॉक्टर्स कहते हैं कि दिन में 11 ग्राम से ऊपर आपने सैचुरेटेड फैट नहीं लेना। लेकिन बच्चों में आप इजीली जो है इस 11 ग्राम वाली अमाउंट को अगर डेली खाली मटन या बीफ से अचीव कर भी सकते हैं, तो उसके बावजूद भी वो प्रोटीन के दूसरे सोर्सेस ले सकते हैं। और बच्चे में तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, क्योंकि विटामिन B12 जो है वो सब्जियों में प्रेजेंट नहीं होता। विटामिन B12 सिर्फ आपके पास नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में प्रेजेंट होता है, जिसमें सबसे ज्यादा वो मटन, बीफ और चिकन में प्रेजेंट है। और विटामिन B12 आपका खून भी बनाता है, आपके नर्व्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी ओवरऑल एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें B6 बहुत ज्यादा होता है, B6 अगेन आपका खून बनाता है। इसमें जिंक होता है, जिंक बॉडी में आपके पास रेड ब्लड सेल्स की डिवीजन करता है, आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा। और मैं बीफ लिवर की बात पर दोबारा आना चाहूंगी, जितने भी लोगों को प्रॉब्लम है, जो अपनी इम्यूनिटी तेज करना चाहते हैं, वो प्लीज बीफ लिवर का इस्तेमाल करें, अगरचे वो डायबिटिक और हाइपरटेंसिव नहीं है तो। बिल्कुल, क्योंकि बीफ का जो फैट कंटेंट होता है वो होता है 5 ग्राम बीफ लिवर का पर 100 ग्राम, ठीक है। लेकिन इसमें विटामिन A भी ज्यादा है, आपके पास जो मटन का लिवर है उससे विटामिन E भी ज्यादा है, इसमें आपके पास विटामिन K भी आपके पास ज्यादा है, इसमें जिंक भी ज्यादा है। और ये वो सब चीजें आप बता रही हैं जिसका नॉर्मली हम लोगों को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। मजीद भी हम इस पे गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सहर हमारे साथ मौजूद है। सहर, मुझे ये बताइएगा, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि डाइट कॉन्शियस हैं, खाती उनका डाइट प्लान चल रहा होता है, ईद पर उनके लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये आपके डाइट प्लान में क्या मीट बिल्कुल एलिमिनेट होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, डाइट प्लान में मीट तो एलिमिनेट होना ही नहीं चाहिए। मीट की जो फॉर्म डाइट प्लान, आपको पता है जो मीट है, जो प्रोटीन है, वो आपको एक्चुअली वेट लॉस में मदद करता है। अभी मैंने कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड वाली बात की है, ठीक है। आपकी डाइट में, चाहे आप डायबिटिक है, आप हाइपरटेंसिव है, आप नॉर्मल हैं, आप बच्चे हैं या ईद का दिन है, प्रोसेस्ड डाइट नहीं होनी चाहिए, स्मोक्ड मीट नहीं होना चाहिए, ग्रिल्ड मीट नहीं होना चाहिए, बेक या सालन जो आपके पास नॉर्मल कुक होता है वो भी ओवर कुक ना हो। जब हम ओवर कुक करते हैं ना मीट को, चाहे वो बीफ है,
है, मटन है, रेड मीट है, व्हाइट मीट है, उसकी प्रोटीन की कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। खास करके मैं आज बारबेक्यू के खिलाफ थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। अक्सर लोग ना, आपने सुना होगा, कहते नहीं हम डाइटिंग करें, हम हेल्दी खा रहे हैं, हम बारबेक्यू खा रहे हैं। मैं तो माथा पकड़ के बैठ जाती हूँ। ये लो, बारबेक्यू में आपके पास क्या होता है कि जब खाने को स्मोक किया जाता है चारकोल के ऊपर, तो उस पर कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स, कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। बॉडी में जो ऑक्सीडेशन करके बॉडी की सेल मेम्ब्रेन, लिपिड, डीएनए, प्रोटीन को डैमेज करते हैं, वो कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं और उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह जो आपके पास जो खाने होते हैं विच आर डाउस्ड इन प्रिजर्वेटिव्स में डूबे होते हैं, आप उन खानों को ना, ताकि उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो, उसकी वजह से उनमें प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स बहुत ज्यादा ऐड कर दिए गए होते हैं, तो वो प्रोटीन की कॉम्पोजिशन को छीन लेते हैं, वो उसकी अफादियत को छीन लेते हैं। एक और बात, आप ग्रेन फेड मीट मत खाएं, आप ऑर्गेनिक और ग्रास फेड मीट खाएं, उसका आपको कभी नुकसान नहीं होगा। सही, ये बहुत जबरदस्त चीज है। मुझे ये बता दें, जो लोग मोटापे का शिकार हैं, उनको ईद पर क्या क्या एहतियात करनी है? देखिए, जो लोग मोटापे का शिकार है, ईद के अलावा वैसे भी वो कोशिश ये करें कि वो आपके पास व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल ना करें मीट के साथ। जो वो मीट बना रहे हैं आपके पास, चाहे आप बीफ बना रहे हैं, ठीक है, आप उसको बेक कर लें, ठीक है, आप उसको हल्का सा सौते कर लें, और आप अपनी सर्विंग एक टाइम पर 3 आउंस से 6 आउंस से ऊपर ना रखें। और क्योंकि ईद में आप देखें कि आप मटन ज्यादा खा रहे हैं, बीफ ज्यादा खा रहे हैं, तो आप प्रोटीन के बाकी सोर्सेज लिमिट कर दें। अब ये नहीं है कि अब आप नाश्तों में अंडे भी खा रहे हैं और दोपहर को उसके बाद फिर आप बोटियां भी खा रहे हैं, और फिर ऑफकोर्स जो है आपको ओवरलोड तो होगा। अब ये है कि जब आप ऑर्गन मीट खाएंगे, ऑर्गन मीट का कंपैरेटिवली जो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है वो ज्यादा होता है। तो अगर ईद के पहले दिन आप ऑर्गन मीट खा रहे हैं, आप कलेजियों की प्लेटें खा रहे हैं, तो अगर आप रात को बिरयानी की प्लेट भी खाएंगे, ऑफ कोर्स आप खुद को जो है वो बर्डन करेंगे। और वैसे भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो एक बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि प्रोटीन एक तरह के प्रोसेस से डाइजेस्ट होती है, कार्बोहाइड्रेट एक, जब दोनों मिल जाते हैं तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सहर, आपको पता है कि मॉनसून है और इसमें डायरिया का मसला भी हो जाता है, और ईद के करीब हम बहुत सारे अस्पतालों में पेशेंट ऐसे देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खाने की वजह से वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मुझे ये बताइएगा, एक नॉर्मल इंसान को पूरे दिन में मीट का इस्तेमाल, आपकी डाइट पोर्शन क्या होना चाहिए कि आप इस तरह की चीज़ों से बच सकें? अच्छा, जो आपका पोर्शन साइज है ना, अगर आप दिन में 3 मील्स ले रहे हैं, तो वो इस तरह होना चाहिए कि जो 1/4 प्लेट है उसमें आपके पास प्रोटीन होनी चाहिए। अच्छा, अब जो एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है वो होती है हाई क्वालिटी प्रोटीन की। जो मीट की बात करें, इसमें होता है हीम आयरन। जो आपके पास दालों से प्रोटीन आता है उसमें होता है नॉन हीम आयरन। अब इन दोनों में फर्क है, हीम आयरन बॉडी में बहुत जल्दी जज्ब होकर अफादियत पहुंचाते हैं, और नॉन हीम आयरन को बॉडी में जज्ब होने में टाइम लगता है, ठीक है। तो आपने अपने दिन में कोशिश करनी है कि दिन में एक बार आप एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन लें और एक बार आप वेजिटेबल सोर्स लें, और जो आपकी प्लेट का साइज है वो 3/4 वेजिटेबल से भरा और 1/4 आपके पास प्रोटीन से भरा। और वेजिटेबल्स में आपके पास फाइबर भी आ जाता है, मिनरल्स भी आ जाते हैं, विटामिन भी आ जाते हैं। सही। तो देखने वालों को मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? जी, देखने वालों को मैं मैसेज ये दूंगी, हमेशा देती हूँ, एवरीथिंग इन मॉडरेशन इंक्लूडिंग मॉडरेशन। गोश्त खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला की बनाई हर चीज बहुत ज्यादा फायदे देती है, बशर्ते कि मियाना रवि का ख्याल रखा जाए। बिल्कुल, आपने ये सही कहा। और जब हम एतदाल के साथ नहीं चलते, मियाना रवि के साथ नहीं चलते, तो ऑब्वियसली उसके नताइज बुरे ही आते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ज्यादा खा के अपने आप को जो है वो मोटापे की तरफ भी ले जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां भी लग जाती हैं। सहर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त लिए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जी, तो नाज़रीन, प्रोग्राम में अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं चीज़ वो ये है, हमारा यंग टैलेंट, जिसको दिखाना, जिसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हौसला अफजाई की जाती है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निखार पैदा कर जाती हैं, हौसला बढ़ता है, मज़ीद मेहनत की लगन जो है वो पैदा हो जाती है। तो हमारे माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से कोई प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिलता कि उनकी पजीराई की जा सके, हौसला अफजाई की जा सके। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराऊंगी और उनके बारे में आपको बताऊंगी कि कितनी छोटी उम्र में उन्होंने कितना ज़बरदस्त कारनामा सर अंजाम दिया है। मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है और पाकिस्तान के कम उम्र तरीन ऑटोनमस प्लेन इन्होंने बनाया है, तो इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हम अपने नाजरीन को दिखाना चाहेंगे अब्दुल्ला ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, हमारे पास इस टाइम मौजूद भी है। तो अब्दुल्ला, सबसे पहले इसके बारे में बताइएगा, ड्रोन बनाने का ख्याल आपको कैसे आया? मैं एक्चुअली गया था फ्लाइंग क्लब। अच्छा। वहाँ पर मैं काफ़ी छोटी उम्र में गया था, 10 साल का था तकरीबन। तो वहाँ पर मुझे शौक़ हुआ कि मैंने भी इस तरह के प्लेन्स बनाने हैं या ख़रीदने हैं, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव से खरीद नहीं सकता था, तो सिर्फ बनाने की ऑप्शन रह गई। अच्छा, उस टाइम तो जब आप ये नई चीज़ों को देखते हैं तो उसको समझना ही मुश्किल हो जाता है, ये है क्या 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 है। आप इधर उधर जाके देखते हैं, तो आपने बनाने का प्लान कर लिया? मैंने बनाने का प्लान कर लिया और 2 साल मैंने फिर इसके ऊपर रिसर्च की कि किस तरह बनता है और फिर प्लान बना लिया अपना। सही।
इसके बाद ये है कि मैं फिर मज़ीद रिसर्च की और एक ऐसा प्लेन बनाया जिसको पायलट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वो भी प्लेन बना लिया जिसको पायलट की ही जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मुझे बताएं, आपने 2 साल का टाइम दिया, इस 2 साल में पेरेंट्स ने हेल्प की, फ्रेंड्स बहुत बीच में शामिल थे, या खुद आपकी अपनी मेहनत थी ये? जी मेरी अपनी भी मेहनत थी, फ्रेंड्स भी थे कुछ, और फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरी जो सपोर्ट थी फैमिली की थी। असल में जब हम इस तरह के काम करने लगते हैं ना, तो अक्सर आपके पेरेंट्स कहते हैं कि स्टडी डिस्टर्ब हो जाएगी, ज़्यादा टाइम आप ऑब्वियसली सोचना पड़ता है, चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, तो कितना टाइम देते थे आप? मैं तकरीबन 1 से 2 घंटा देता था। सही। और फिर इसको टाइम कितना लगा पूरा ये मॉडल तैयार करने में? ये जो मॉडल है ऑटोनमस, ये क्योंकि अभी बहुत रिसेंट मेरा मॉडल है, ये 2018 में मैंने शुरू किया था। इसका जो कंप्यूटर वगैरह डिज़ाइन करना है ना, सही, 2018 में शुरू किया था और 2020 में कंप्लीट हुआ। 2018 में शुरू किया, 2020 में इसको कंप्लीट कर लिया। इसकी कोई खास चीज़ें जो आप हमारे नाजरीन को बताना चाहें वो ज़रूर बताइएगा। ये बेसिकली जो है काफ़ी ज़्यादा वजन उठा सकता है। अच्छा। जितना इसका खुद का वजन है तकरीबन उतना ये साथ पेलोड भी उठा के उठ सकता है। और इसके अलावा ये फुली ऑटोनमस है, इसको पायलट की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ इसको लोकेशन बतानी होती है और ये वहाँ खुद ही उड़ के चला जाता है। सही। अच्छा, ड्रोन हमने जो देखे हैं अभी तक, उसको ऑपरेट खुद से किया जाता है, तो आप कह रहे हैं इसको लोकेशन बतानी होती है, खुद से चला जाता है। तो इसकी क्या क्या खसूसियात ऐसी हैं जो जिसकी वजह से ये इस तरह से ऑपरेट किया जा सकता है? बेसिकली इसके अंदर एक बहुत जिसे कहते हैं पावरफुल किस्म का कंप्यूटर लगा हुआ है, जो कि कमर्शियल ड्रोन्स में भी यूज होता है। अच्छा। जो जिसे कहते हैं पाकिस्तान के पास तो इतने कोई खास नहीं है, लेकिन अमेरिका इन ड्रोन्स को बहुत कॉमनली यूज कर रहा है, और उनके पास जो कंप्यूटर है ये तकरीबन उसी के ऊपर मॉडल्ड है। सही। तो मुझे बताएं, आपने इतना मॉडर्न इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया, तो किस तरह से ये चीज़ें आपको आइडिया क्लिक करता रहा कि ये चीज़ इसमें लगेगी तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, फिर वो चीज़ें खरीदना, फिर उस पर ऑब्वियसली आपके अच्छे खासे पैसे भी लगे होंगे? फर्स्टली तो इसके अंदर रिसर्च का काम था, और उसके बाद ट्रायल एंड एरर होता है। आप चेक करते हैं कि ये चीज़ बेहतर चल रही है, फिर आप दूसरी चीज़ को ट्राई करते हैं, तो ये इस चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा लर्न करते हैं, और सेकेंडली आप रिसर्च से लर्न करते हैं। अच्छा, लर्निंग, रिसर्च, इसके अलावा इस तरह के जो काम होते हैं उसके ऊपर ऑब्वियसली आपके पैसे भी लगते हैं। तो मुझे बताएं कि फैमिली ने सपोर्ट किया? अल्हम्दुलिल्लाह, सही। फैमिली ने सपोर्ट किया, कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर भी किया। अच्छा, सही, कुछ लोगों ने स्पॉन्सर भी किया। टीचर्स को अपने आप साथ लूप में लेते रहे, बताते रहे कि आप ये काम करना चाह रहे हैं? लेकिन टीचर्स जो हैं उन्होंने काफ़ी डिमोटिवेट ही किया। अच्छा। उन्होंने कहा कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये कहीं तुम्हें कोई फायदा नहीं देगा। अच्छा, अभी टीचर्स ने तो ये कहा, मुझे बताएं, आपने अब जब ये काम मुकम्मल कर लिया है माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी कम उम्र में, तो आपको लगता है कि आगे इसको पजीराई मिलेगी, इसको किसी प्लेटफॉर्म पे मजीद सराहा जाएगा? इसके लिए आगे आपको लेके जाना है, किसी खास प्लेटफॉर्म पे इसको इंट्रोड्यूस कराना है? बिल्कुल। फर्स्टली तो मैं अपने कंट्री को सर्व करना चाहूँगा, इसके अलावा कुछ कंपटीशन होते हैं वर्ल्ड वाइड जहाँ पर मैं कम्पीट करना चाहूँगा अपने कंट्री के लिए। सही। अब जब बंदा एक काम कंप्लीट कर लेता है ना, तो फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, कुछ नया करने की लगन पैदा हो जाती है कि अब एक स्टेप मैंने कर लिया है, अब नेक्स्ट स्टेप के लिए मुझे तैयारी करनी है। आगे क्या करना चाह रहे हैं? मैं आगे इसको फर्दर जिसे कहते हैं अपग्रेड करना चाह रहा हूँ, इसको एक ऐसे प्लेन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ जो किसी भी जगह से उड़ाया जा सके। रनवे की जरूरत नहीं होगी, ये हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल ऊपर जाएगा और उसके बाद फॉरवर्ड फ्लाइट में चला जाएगा प्लेन की तरह। सही। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। मुझे ये बताइएगा कि इतनी कम उम्र में ये सब कर लेना, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप आगे जाके तो आपके प्लान्स भी और हैं, तो सोशल मीडिया पर क्यों इस चीज़ को आप ज़्यादा नहीं दिखा रहे हैं? क्योंकि पजीराई मिलेगी, लोग देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पिरेशन आप लोगों की बनना शुरू हो जाती है। बेसिकली ये जो है, ये जो मेजर मेरा प्रोजेक्ट है, ये भी अभी रिसेंटली कम्प्लीट हुआ है, तो इस वजह से अभी कोई ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल नहीं है। सही। तो कोई ऐसा प्लान है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस बारे में बताएं, लोग आपको जाने, ताकि ज्यादा आपके काम को पजीराई मिल सके? जी सही। मैं जितने भी इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान में उन सबको तकरीबन अटेंड करता हूँ, या कोशिश ज़रूर करता हूँ अटेंड करने की। अच्छा, जो इवेंट्स आपने अटेंड किए हैं उनसे बताइएगा, क्या कुछ सीखा, उससे भी कुछ हेल्प मिली आपको अपने काम में? जी, इवेंट से सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ कि एक जिसे कहते हैं मोटिवेशन मिल जाती है। आप दूसरों को देखते हैं कि वो किन हालात में ये काम कर रहे हैं, और फिर आप अपने साथ कंपैरिजन करते हैं, तो आप कहते हैं कि यार हमें तो बहुत ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं। सही। अच्छा, आपने हालात की बात की, जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी मुश्किलात आपको दरपेश आई? कभी बीच में ये लगा कि अच्छा ये शायद मैं नहीं कर सकूंगा, मुझे छोड़ देना चाहिए? मैं जब फर्स्ट टाइम प्लेन बनाया था, नॉर्मल जो प्लेन था ना, ये 2012 या 13 की बात थी, तब मैं 12 साल का होता था। तो जो मेरा पहला प्लेन था वो फ्लाई कर रहा था, लेकिन वो लैंड नहीं होता था, गिर जाता था। तो ये जो सिलसिला ये 2 साल तक मेरे साथ चलता रहा कि मैं जितने भी प्लेन बनाता था वो सारे क्रैश हो जाते थे। अच्छा। तो उस वजह से जिसे कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहा था एक तो,
और मैं इन द एंड ये सोच रहा था कि यार मैंने अब छोड़ देना प्लेन्स को, मेरे से नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी मैंने जिसे कहते हैं जितने भी पैसे थे बहुत ज़्यादा उड़ा चुका था अपनी एज के लिए। तो उसके बाद मुझे कुछ लोग थे जिन्होंने कहा था कि आप करते रहो, कंटिन्यू करो, जो सपोर्ट आपको चाहिए होगी वो हम करेंगे। अच्छा, अपने भी ये था ना कि आपने जो वो कहते हैं हम अपना मनी बॉक्स रखा होता है, आप पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं, तो आपने क्या वो भी सारे पैसे अपनी इसी चीज पे लगाए? ऐसे ही है। सही, तो ये तो बहुत जबरदस्त चीजें हैं। जब आप खुद मेहनत करते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप किस तरह से वो छोटे छोटे अपनी मनी बॉक्स में जो पैसे आप जमा करते हैं उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करते हैं, तो पता चलता है कि आप किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। अब्दुल्ला, देखने वाले को मैसेज क्या देना चाहेंगे? फेलियर्स को एम्ब्रेस करें। मैं कहता हूँ कि इससे बेहतर आप कोई चीज़ नहीं सीख सकते। मैंने जो यूथ में देखा है, वो जैसे ही फेल होते हैं ना किसी चीज़ से, वो पीछे हट जाते हैं, वो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, आपने ये काम नहीं करना, आपने फेलियर्स को एम्ब्रेस करना है। बिल्कुल, और ये बहुत जबरदस्त मैसेज है, खास तौर पे यूथ के लिए, जो हमारी यूथ आजकल बहुत बेसब्री है ना कि ऐसे काम किया तो बस हम पता चल जाए दुनिया को हमने कुछ किया है। जबकि मैं ये समझती हूँ कि जब आप बार बार नाकाम होते हैं तो आप में कुछ करने की लगन मजीद बढ़ जाती है, फिर वो जो कामयाबी मिलती है, असल मजा भी उसी कामयाबी का होता है। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, एंड विश यू गुड लक। आप इसी तरह से अच्छा काम करते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। नाज़िम, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले मोबाइल रेट्स में आपको बताऊंगी, Vivo V11 Pro है, 53,999 रुपए इसकी कीमत है। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल है जी हमारे पास Huawei Mate 20 Pro और इसकी कीमत है 1,19,999 रुपए। Lenovo S60 मोबाइल है, 22,700 रुपए इसकी कीमत है। Realme 3 Pro 6GB है और इसकी कीमत है जी 39,999 रुपए। जी तो नाजरीन, ये थे हमारे आज के मोबाइल रेट्स, और अभी शहर की मवेशी मंडियों की सूरत हाल जान लेते हैं। फारहान यहाँ पर मौजूद होंगे। फारहान, बताइएगा मवेशी मंडियों में सूरत हाल क्या है? यहाँ पर खरीदार नजर आ रहे हैं और SOPs खास तौर पर अमल दरामद किया जा रहा है इस पर? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सगिया मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। मवेशी मंडी में हर किस्म का जानवर पहुँच चुका है। आप देख सकते हैं कि बड़ी कसीर तादाद में जो छोटे जानवर है, बकरे यहाँ पर खड़े हुए हैं। ताहम जो एक यहाँ पर देखने में आया कि यहाँ पर गाहक नहीं है, जानवर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिसकी वजह से व्यापारी परेशान है। मेरे साथ व्यापारी मौजूद है। सबसे पहले तो SOPs के हवाले से बात करेंगे। भरावा, मास्क नहीं है? नहीं हैगा मास्क। कितने का? बस नहीं पहना। क्यों? बस परेशान हो गाहक नहीं, इस वजह से मास्क नहीं हाँ पहनते? जी हाँ जी जी क्या? हाँ जी, परेशान है, गाहक नहीं है। अच्छा, आपका मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? हमारे साथ है। इसको करना क्या, पहनना नहीं है? नहीं, पहनो तो है, फिर वैसे वैसे बैठे हैं इस वास्ते। आप साथ साथ बैठे हुए हो, समाजी फासला भी 6 फुट के फासले से बैठना है। किसी ने आके आपको ये बताया? नहीं, किसी ने समझाया? नहीं समझाया। अच्छा ये बताओ, मंडी में जो खरीदार है उसकी क्या पोजीशन है? नहीं है खरीदारी, नहीं है, बिल्कुल नहीं है खरीदार। कोशिश करेंगे कि और भी यहाँ पर जो व्यापारी है हाथ से बात की जाए और उनका भी SOPs और जो गाहक है उसके हवाले से गुफ्तगू की जाए। मेरे साथ और भी यहाँ पर व्यापारी मौजूद है। आपका मास्क कहाँ है? जेब में। तो आपको किसी ने बताया नहीं है कि मंडी के अंदर मास्क पहनना ज़रूरी है? नहीं। अच्छा ये बताइए होगा कि किसी ने आपको बताया है कि मास्क ना पहनने से कितना ख़तरनाक हो सकता है, कोरोना फैल सकता है? बहुत कोरोना हो सकता है। जब पता है तो क्यों नहीं पहना हुआ? वैसे अच्छा ये बताइएगा चाचू, मंडी में जो गाहक हैं उनकी क्या पोजीशन है? गाहक आंदा ही कोई नहीं पिया, कदे किसी वेले आंदा, रेट लाउंदा नहीं है सही माल का। पिछले साल की निस्बत कितना कम है गाहक? गाहक तो उनका अजय आया कोई नहीं, पिछले साल तो ठीक है गाहक माशाल्लाह। इस साल को आ नहीं रहा, कोरोना की वजह तो कोरोना का ही आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, ये आपने देखा जो व्यापारी है ना सिर्फ SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, समाजी फासला भी इन्होंने नहीं रखा हुआ। दूसरी जानिब खौफ का भी जो एक परेशानी है उसमें भी वो मुब्तला। उनका कहना है कि जो मंडी में गाहक हैं वो बिल्कुल मौजूद नहीं है और दिन कम रह गए। अमूमी तौर पर ऐसा होता था कि इन दिनों के अंदर और जो गाहक होते थे किसी तादाद में मौजूद होते थे, जानवर बिक जाते थे, कॉम्पिटिशन होता था। लेकिन इस दफ़ा देखने में आया है कि मंडी के अंदर गाहक नहीं है, जबकि SOPs के ऊपर भी अमल दरामद
करवाने में जो इंतजाम ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। ग्राहक कम है, व्यापारी ये शिकवा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जिसके पास गए हैं फरहान, हमने देखा कि किसी ने मास्क नहीं पहना और इस चीज़ को बहुत ही लाइटर नोट पे लिया जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, SOPs बनाए ही इसीलिए गए हैं कि इस पर आप अमल करें, और यहाँ पर तो अमल नहीं किया जा रहा, लेकिन खुदारा आप लोगों ने मार्केटों में ज़रूर जाना है, शॉपिंग करनी है, तो इस चीज़ को इंश्योर कीजिए कि अगर आप जा रहे हैं तो ये जो SOPs हैं इन पर आप अमल दरामद करें। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, बचत बाजार। सेल्स कहाँ लगी हैं वो मैं आपको बताऊं जी। ब्रांड है हमारे पास अलमिरा, यहाँ पर अप टू 50% ऑफ है, आप जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आउटफिटर्स पर भी आप जा सकते हैं, यहाँ पर भी अप टू 50% ऑफ है और यहाँ पर भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप कारफोर्ट जाएंगे, प्रमोशन पर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो मैं आपको बताती चलूँ जी। फलक सुप्रीम बनास्पति राइस और इसकी कीमत है 1215 रुपये, प्रमोशन पर आपको मिलेगा 1035 और 180 आप इस पर बचा सकेंगे। और डॉन चिकन नगेट्स 695 इसकी प्राइस है और 554 प्रमोशन पर अवेलेबल है, 141 रुपये इस पर आप बचा सकेंगे। और अब शामिल कर लेते हैं अपना अगला सेगमेंट, आज के भाव। हसन ने हमें ज्वाइन किया। हसन बताइए, सब्जियों की कीमतों में आज क्या फिर मजीद इजाफा हुआ है या नहीं? जी बिल्कुल, जैसे जैसे बकरा ईद जो है वो करीब आ रही है, वैसे वैसे जो सब्जियां हैं उनकी कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। और अगर बात की जाए सरकारी नेतनामे की, तो सरकारी नेतनामे में 4 सब्जियों की कीमतों में आज जो है वो इजाफा कर दिया गया है, जिसमें लीमू, अदरक, इसके साथ साथ हरी मिर्च और दीगर सब्जियां जो है वो शामिल हैं। जबकि अगर कीमतों की बात की जाए तो आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में प्याज जो है वो 60 रुपये तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लहसन जो है वो 300, जबकि अदरक जो है वो 480 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से लीमू जो है वो 160 रुपये में, जबकि हरी मिर्च जो है वो 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। जबकि जो सरकारी नेतनामा है उस पर अमल दरामद शहर के किसी भी इलाके में नहीं हो रहा है, जिसके हवाले से शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम अज़ कम अगर महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकती तो अपने जारी करदा जो सरकारी नेतनामा है उसके मुताबिक शहर भर में सब्जियों की फ़रोख्त को यकीनी बनाए, ताकि आम शहरियों को, आम सार्फिन को महंगाई के दौर में रिलीफ मिल सके। जबकि दूसरी तरफ अगर ब्रायलर की कीमत की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत मुर्गी गोश्त की कीमत में 8 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद शहर में मुर्गी का गोश्त 244 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। ठीक है, थैंक यू सो मच हसन, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मीट रेट्स आपको मैं बताती चलूँ। जेनिथ शॉप पे अगर आप जाएंगे तो बीफ पर केजी यहाँ पर अवेलेबल है 633 रुपये में, बीफ मिन्स आपको मिलेगा 899 899 रुपये में। और इसके बाद मटन पर केजी आपको यहाँ से मिलेगा 1403 रुपये में, मटन मिन्स आप खरीद सकेंगे 1649 रुपये में। चिकन रेट, जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक शहर में अवेलेबल है 168 और इसका बना हुआ गोश्त 244 यानी 244 रुपये में। और इसके बाद जी एग रेट्स क्या हैं वो भी मैं आपको बताती चलूँ। रिटेल प्राइस 129 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। होलसेल से खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर जी आप 127 रुपये दर्जन में अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और इसके बाद अगर आप जाएंगे गोरमे से खरीदारी करने के लिए तो यहाँ पर 128 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, हमने सेल्स प्रमोशन आपको बता दी, मार्केट की सूरत हाल आपको बता दी, सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं ये भी आपने जान लिया। अब आप अपना किचन मैनेज करें, हमें जाना है अपने किचन की तरफ। ब्रेक के बाद किचन में मुलाकात होती है। हबीब के किचन में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और यहाँ पर हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। ये मज़े की रेसिपी बनाई तो जाती हैं हबीब के कुकिंग ऑयल और घी में, और ये रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करते हैं जहांगीर। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर। हम कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। जी तो हम आज की रेसिपी की तरफ चलेंगे। जहांगीर, आज की रेसिपी कौन सी है? आज की जो हमारी रेसिपी है वो आज हम बनाने जा रहे हैं गोल्डन फ्राइड स्ट्रिप्स। चिकन के स्ट्रिप्स हैं और सर्व करेंगे विद पोटैटो फ्राइज। बड़ी मज़े की इजी रेसिपी है, वो जैसे हमारा थीम है क्विक रेसिपी, वही हम बनाएंगे। अब शुरू करते हैं। और साथ में हम उस रेसिपी के सर्व करने जा रहे हैं गार्लिक मायो और केचप के साथ हम इसको सर्व करेंगे। जी, केचप और गार्लिक मायो के साथ ये मेरे पास चिकन है 1 कप के करीब। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारी सीजनिंग।
सीजनिंग में हमने लिया है क्रश चिली है चिली पाउडर है, चाट मसाला है, सॉल्ट है और चिकन पाउडर है। इसकी क्वांटिटी हम आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रही है। पर इसकी क्वांटिटी है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। सॉल्ट एज पर टेस्ट होता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा, ठीक है, और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। मैदा और कॉर्नफ्लोर आपने इसमें ऐड कर लिया। उसके बाद हमारे पास अंडा है, इस अंडे को हम बीट करेंगे, बीट करके हाफ एग इसमें हम ऐड कर देंगे। ओके जी। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ड्यूरिंग मिक्सिंग हम इसमें थोड़ा सा लेमन जूस का टच देंगे, ठीक है, अराउंड 5 ml के करीब। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा कोटिंग का। जब तक हम कोटिंग की तरफ आएंगे उतनी देर हम अपना हबीब ऑयल जो है इसका फ्लेम ऑन कर लें, ताकि हम अपनी फ्लेम ऑन करेंगे आप और हम कोटिंग की तरफ जाएंगे। उतनी देर में आपका ऑयल जो है उसका टेम्परेचर भी मेंटेन हो जाता है। ले जी, चिकन हमारा मैरिनेट हो गया। आप मैरिनेट करके इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप है हमारा कोटिंग। कोटिंग के लिए हम लेंगे ब्रेड क्रम्ब और साथ में लेंगे एक प्लेट जिसके अंदर हम कोटिंग करके चिकन को रखेंगे। ठीक है जी, कोटिंग स्टेप बाय ये स्ट्रिप्स काटे हुए हैं मैंने। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम इस तरह कोट करते जाएंगे अच्छे तरीके से। ठीक हो गया जी। कोटिंग करके आप इसको प्लेट में रखेंगे। लास्ट टाइम हमने एक ब्रेड क्रम्ब वाला और भी रेसिपी की थी, लेकिन उसमें स्टेप थे, पहले हम उसको फ्लावर लगाते हैं, फिर हम अंडा लगाते हैं, फिर बाद में उसको हम क्रम्ब करते हैं। बट ये चिकन है, प्लेन है, तो इसमें थोड़ा सा इशू बन सकता है, इसलिए मैंने इसका मिक्सचर ही ऐसा बना लिया है। ठीक हो गया जी। ठीक है, इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप हम सारे चिकन को अच्छे तरीके से कोट कर देंगे। अच्छा जहांगीर, मुझे ये बताइएगा, जो हम कोटिंग करते हैं इसमें हम बहुत ज्यादा क्रम्स भी सम टाइम लगा लेते हैं। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं लगाना। कोई भी चीज जो मैम एक्सेस हो जाएगी वो जाहिर बात है उसकी वो क्रिस्पी करने के चक्कर में आप कहते हैं ना कि इसको ज्यादा हम कोटिंग कर लें। वो ज्यादा कोटिंग करने से फिर आपको जो जस्ट एग्जांपल हम चिकन को कोटिंग करें, अगर हम डबल कोटिंग करना चाहें कर सकते हैं, बट एट द एंड आपको कोटिंग का ही टेस्ट आएगा, चिकन का टेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ये हमारा चिकन हो चुका है। ठीक है, इसको हम अच्छे तरीके से क्रम करेंगे। क्रम लगाते हुए मैं नाज़रीन को बताता जो इसको अच्छे तरीके से प्रेस भी किया करें, ताकि जो ज़्यादा क्रम है वो जो है वो लगे, बाकी जो है उसको जब आप ना उसके साथ जी जब इसको आप इस तरह करेंगे तो एक्स्ट्रा जो होगा वो खुद ब खुद निकल जाएगा। सही जी। उसके बाद मैंने ग्रीन चिली ली है, इसको ग्रीन चिली को भी हम स्टफ करके सर्व कर सकते हैं। इसमें हम अपना यही मैरिनेशन जो है वो लगाएंगे, ऐड करते हैं। ये जस्ट एग्जाम्पल है, ट्विस्ट है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसको भी आप चिकन के साथ सर्व कर सकते हैं। सही। मुझे तो पर्सनली ग्रीन चिली बहुत ज़्यादा पसंद है और इस तरह से तो खाने में मज़ा हमारा जो रीजन है, जो जिस साइड से हम बिलोंग करते हैं, पाकिस्तानी ऑलमोस्ट सारे ही सब स्पाइसीज जो है वो लवर हैं, स्पाइस खाना उनको अच्छा लगता है। ले जी, ये चिलीज भी हमारी होगी। अब हम चलेंगे अपने ऑयल टेम्परेचर की तरफ। मैं टेम्परेचर चेक कर लूँ, उसके लिए हम डालेंगे एक छोटा सा पीस और हम वाओ टेम्परेचर बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त टेम्परेचर। लेट्स स्टार्ट विद द चिली। ओके, लें जी, अब हम जाएंगे चिकन की तरफ। और नाम जैसे हमारी रेसिपी का गोल्डन फ्राइड स्ट्रिप्स, तो इनका कलर भी हम गोल्डन ही रखेंगे। बिल्कुल। लिए लें जी, ये चिकन हमारा ऑयल के अंदर चला गया। अभी हम दूसरी प्लेट लेंगे। जो हमारा पोटैटो तो बहुत जल्दी बन गए हैं। अब जैसे हमने उसको भी जहांगीर ने आपने देखा कि अभी इसको हमने जो है ऑयल में डाला है और ऑलमोस्ट ये रेडी भी हो गए हैं। तो कम टाइम में अगर आप कुछ बनाना चाह रहे हैं तो ये जबरदस्त ऑप्शन है आपके पास। ये देख सकते हैं आप, बड़ा खूबसूरत सा बहुत जबरदस्त कलर और वाकई जो नाम है गोल्डन स्ट्रिप्स वो लग रही हैं कि गोल्डन हो चुकी हैं जी। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। हमारा ऑयल टेम्परेचर ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा है, उसको मेंटेन करने के लिए ज़ाहिर बात साथ हम सर्व करें फ्राइज। जैसे ही ऑयल इसके अंदर जाएगा इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, जो कि हमें हेल्प करेगा चिकन को मज़ीद और अच्छा कुक करने के लिए। सही।
फ्राइज हमने, अच्छा फ्राइज के बारे में मैं आपको बताती चलूं, जहांगीर ने इनको पहले थोड़ा सा बॉईल करके रखा होता है। जी बिल्कुल, उसकी वजह क्या है वो भी बता दें। ये पोटैटो फ्राइज हम इनको कहते हैं, बेसिकली इसको स्टेक पोटैटो भी बोलते हैं, पोटैटो वेजेस भी बोलते हैं। अब मैं इनको जो लास्ट हमने एपिसोड में भी बनाए थे वो विद स्किन बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। विद स्किन बनाने का मकसद ये है कि इसका क्रिस्पनेस और खूबसूरती में बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि नॉर्मली हम फिंगर चिप्स या फिंगर वो फ्राइज जो है वो खाते रहते हैं, उसके हम आदी हैं। बट अगर आप ये ट्राई करेंगे, इजी भी है। आप होल पोटैटो बॉईल करके उसको स्ट्रिप्स में काट लें, बिल्कुल उसको इस तरह काटने के बाद वेजिस में आप इसको फ्राई कर लें। ठीक हो गया जी, आसान तरीका भी है और खूबसूरती वाला एक वो जो एलिमेंट होता है आपकी प्लेट में वो भी नजर आता है। अब हम चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा प्लेटिंग की तरफ है। हम अपना एरिया जरा थोड़ा सा क्लियर कर लें प्लेटिंग के लिए। हम ठीक है जी, क्लीनिंग करके आप प्लेटिंग की तरफ जाएंगे। रेसिपी हमारी ब्लैक प्लेट हम यूज करेंगे फॉर द प्लेटिंग। साथ में जैसे मैंने शुरू में बोला, हम यूज कर रहे हैं गार्लिक सॉस, गार्लिक मायो मैंने बनाई है और साथ केचप है। तो हम गार्लिक मायो और केचप का यूज आप सर्विंग में कर सकते हैं इसके साथ, क्योंकि फ्राइज है, पोटैटो स्ट्रिप्स हैं, चिकन स्ट्रिप्स हैं, उनका कॉम्बिनेशन हमने बनाया है। ठीक है। उसके लिए हमने गार्लिक मायो, अगर आपको इसकी रेसिपी बनानी बड़ी सिंपल है, आपने स्मैश्ड गार्लिक लेना है, लेमन जूस है, विनीगर है, सॉल्ट है एंड मायो है। कोशिश करना मायो प्लेन लें, क्योंकि कुछ मायो ऐसी होती हैं जिनका स्वीटनेस जो है वो ज्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, जब तक हमारे पोटैटो हो रहे हैं तब तक हम आते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हम लेंगे गार्लिक मायो, क्योंकि ये हमने सर्व करनी है। ठीक हो गया। ठीक है, इससे हम एक खूबसूरत सी लाइन लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम केचप भी सर्व कर रहे हैं साथ में। हम दूसरा सूस जो है वो केचप का लगाएंगे, लाइक दिस। हमारे पोटैटो हो चुके हैं ऑलमोस्ट। हमारे ये देखिए कितना खूबसूरत बहुत कलर जबरदस्त कलर आया। और वाकई वो जो कह रहे थे ना जहांगीर के, एक प्लेट में भी आपकी अच्छी लुक आती है, तो वो भी नजर आ रही है कि बहुत जबरदस्त कलर आ रहा है इसका। ये पोटैटो हो गए हैं ऑलमोस्ट। अब हम इसके साथ चिकन को डालते हैं, जो मैंने आपको बात बोली थी। क्रिस्प अभी कम है, अब इसको मजीद क्रिस्प मिल जाएगा। और उसके बाद दोनों एक ही साथ, पोटैटो फ्राइज भी हमारी और गोल्डन स्ट्रिप्स भी हमारे दोनों इकट्ठे रेडी हो गए हैं। इकट्ठे रेडी हो जाएंगे गरम गरम सर्व करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, सम टाइम हम दोबारा से अगर इस तरह से घर में ये ट्राई करें कि आपने दोबारा उसमें अपनी स्ट्रिप्स जो हैं गोल्डन स्ट्रिप्स डाल दी, तो वो टेम्परेचर, क्योंकि ऑलरेडी उसका होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे हम रोज बात करते हैं, अगर आप थोड़े से भी टेम्परेचर डाउन ऐसा ना उसका कलर खराब हो जाए, कलर भी खराब हो। और अगर आपने ठंडे ऑयल में डाल दी है तो उसमें ये होगा कि ऑयल वो अपने अंदर सोख कर लेगा, वो खाते हुए ऑयल मुंह में आएगा तो वो सारा टेस्ट जो है वो खराब हो जाएगा। जहांगीर, हमारे पास टाइम कम है, अगर हम अपनी प्लेटिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आगे मैडम हम प्लेटिंग की फाइनल लुक हम अपने नाजरीन को दिखा सकेंगे। ये जी हमारा चिकन स्ट्रिप्स रेडी हो गए हैं, पोटैटो भी, फ्राइज भी रेडी हो गई है। अब हम इसके ऊपर सिर्फ सॉल्ट एक पिंच जो है वो सीजन करेंगे और उसके बाद हम प्लेटिंग को एंड की तरफ लेके चलेंगे। ये रहे हमारे पोटैटो फ्राइज, इसको हम इस साइड पे सेट करेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट ऊपर देंगे, साथ हमारा आ जाएगा चिकन। चिकन को हम सेंटर में, जो बड़े बड़े स्ट्रिप्स हैं उसको हम सेंटर में अरेंज। ठीक है जी। ये देखिए, ये एक एपिटाइजर है, क्योंकि ये वीक हमारा पूरा एपिटाइजर का चला है। बिल्कुल। ये मैंने पाइपिंग बना के रखी है, ये हम इसके ऊपर से ड्रिजल करेंगे। जबरदस्त हो गया। और साथ में ये हमारा गार्लिक मायो, साथ में एक मिंट लीव है बड़ा खूबसूरत सा, वो हम इसके कलर कॉम्बिनेशन को मद्देनजर रखते हैं। जी, तो हमारी आज की रेसिपी गोल्डन स्ट्रिप्स मुकम्मल हो चुकी है। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी, टेस्ट कैसे था। और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। जहांगीर हमारे साथ मौजूद होंगे और मज़े की रेसिपीज़ हमारे साथ इसी तरह से शेयर करते रहेंगे। रेसिपी ट्राई करके आपने ज़रूर हमें फीडबैक देना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।